आप सभी को रेमो नमस्कार। एप्ट्रिक सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर हैं, खुश होना चाहिए बस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस साइड में आपको कुछ एक इमेज दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है कि टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, आप कुछ नहीं लिख सकते। तो यू शुड ज्वाइन दिस चैनल फॉर पीडीएफ एंड एवरीथिंग एल्स, क्लास शेड्यूल एंड अदर थिंग्स। ग्रुप अगर आप बाकी फेलो एस्पिरेंट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चंस, सो मैथ्स बाय रेमो जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप, वो ज्वाइन करें। चैनल ज्वाइन करना है तो @मैथ्स बाय रेमो आप टेलीग्राम पे सर्च करके इसको अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 30th तक क्वेश्चन हो गए थे और नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स, राइट। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कितने सवाल हो पाते हैं आज। आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको सभी को? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल आपके पास DBC है, उनका बेस सेम है, दैट इज BC कॉमन है, और कह रहा है वो अपोजिट साइड्स में है। समझ गया? AD और BC कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर। AO आपका A सेंटीमीटर है, DO आपका B सेंटीमीटर है, और जो एरिया है ट्राइंगल ABC का वो आपका x सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान सवाल है अगर बेस सेम है तो, राइट। तो पहले मैं आपको ना ये सवाल करवा देता हूँ, और जरा ऑप्शन है A/BX, AB/2x, BX/A, A+B/2x। तो ये देखिए ऑप्शंस इन्होंने बहुत ही पुअर दिए हैं, इतने पुअर ऑप्शंस हैं कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये आंसर कैसे ही आप बिना कुछ किए लगा सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा है, you can mark this answer directly B/AX without doing any calculation. Mark my words, I will tell you later. पहले मैं आपको लंबा तरीका बताऊंगा, है ना। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या कहा गया आपसे कि ये A है, ये B है और ये C है, और लेट्स से आपने बोला कि ये पॉइंट D है, यहाँ कहीं पॉइंट D है, तो दिया हुआ अपोजिट साइड में है। देन मैं कहूँगा A को मैं D से मिलाऊंगा, ऐसा कुछ हो रहा है, और ये पॉइंट कह रहा है कि O है, दिस इज A, दिस DO इज B, और मुझे क्या बताना है कि जो ये एरिया है आपका ABC का, ये आपको X दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ABC का एरिया आपको दिया हुआ है X, और आपको क्या दिया हुआ है कि DBC का एरिया कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप बताओ कि जब भी बेस सेम होता है, जैसे लेट्स से मैंने आपको एक सेम दे दिया ये बेस, तो इस बेस पे आपने एक ट्राइंगल ऐसे बनाया है और एक ट्राइंगल मान लियो आप ऐसे बना लो, कुछ भी। तो जब भी बेस सेम होता है, तो अगर मैं आपसे एरिया रेशियो पूछूं कि ये A1 एरिया है और ये A2 एरिया है, तो आप कहोगे कि अगर बेस सेम होता है तो जो एरिया का एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अगर आपने बेस सेम ले लिया तो एरिया रेशियो कुछ भी नहीं होता है, हाइट रेशियो होता है, यानी अल्टीट्यूड रेशियो होता है। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि अगर मैं इस पॉइंट से ना एक अल्टीट्यूड ड्रॉप करूं ऐसे करके अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, तो ये हाइट जो होगी आपकी, ये लेट से मैंने कहा HA है, A पॉइंट से डाला गई है, और ये HD है, ये हाइट्स हो गई। तो जो इन दोनों का एरिया रेशियो होगा, एक आपने बोला है X है और एक आपका ट्राइंगल DBC है, इसका जो एरिया रेशियो होगा वो क्या होगा, इन हाइट्स का रेशियो होगा, जो कि आपका हो गया HA/HD। अब देखो एक चीज, जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो बने हैं ये दोनों सिमिलर हैं, कैसे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो लाइन्स कुछ ऐसी हैं, एक ये लाइन कॉमन है और इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब भी ये दोनों पैरेलल होते हैं और इसको आप ऐसे ज्वाइन करते हो क्रॉस, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है, इसको आपने यहाँ बोला है A, इसको यहाँ बोला है आपने B, तो जो हाइट्स का रेशियो है वो भी A/B होगा। हाइट्स का रेशियो क्या होगा, ये भी A/B होगा। तो हाइट का रेशियो अगर आप यहाँ पर A/B लिख लेते हो सिमिलर ट्राइंगल यूज करके, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये हाइट रेशियो विल बी A/B। तो यहाँ से आप कहोगे कि ट्राइंगल DBC का जो एरिया है, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर X है तो ये A/B है, तो ये B/A उधर बनेगा, B/A इंटू X आ गया। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ पूरा प्रॉपर तरीका, लंबा तरीका जो यूजुअली आप एग्जाम में लगाते हो, ठीक है। और फिर आपको सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लगती। इस तरीके में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कुड हैव डन मच बेटर एंड दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स टू थिंक। सब आपको बताया मैंने, सब आपको बताया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं अभी मैं क्या सोचूंगा इस सवाल में।
अच्छा, अब इस सवाल में मैं क्या सोचूंगा, या मैंने बताया था कि आप आंसर इसका लगा सकते हो बिना कुछ सोचे हुए, उसको जरा ध्यान से समझो। एक बात आपसे छोटे से पूछता हूं कि अगर आप ए और बी को यहां ध्यान से देखो तो ए और बी आपको लेंथ कंपोनेंट दिख रहे हैं या नहीं? यस। अगर ए और बी आपके लेंथ कंपोनेंट हैं, ए और बी आपका लेंथ कंपोनेंट है, तो क्या मैं आपसे बोलूं कि ए बी बाई टू आंसर आ सकता है? ए इंटू बी बाई टू क्या हो गया? लेंथ स्क्वायर कंपोनेंट हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे। एक्स तो ऑलरेडी एरिया कंपोनेंट है, तो लेंथ स्क्वायर इंटू एरिया, लेंथ की पावर 4 नहीं, मुझे एरिया कंपोनेंट जो हो लेंथ स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए। क्या आपका यह आंसर हो सकता है? एक्स देखो ऑलरेडी एरिया है, अगर एक्स ऑलरेडी एरिया है तो उसके साथ जो कुछ लिखा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, a प्लस बी बाई टू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ए और सी में से कुछ सही है। अब एक बात बताओ मुझे, ए और सी में क्या सही है, कैसे आइडिया लगा सकते हो? अब जरा एक ट्राइंगल ऐसे विजुलाइज करो और डी पॉइंट को आप एज्यूम करो कि वो बहुत पास है इस बेस लाइन के। फिर मैं कहूंगा अगर आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो तो मेंटली आप इसको सरका भी लो, आप इसके बहुत करीब लेते आओ। आप मुझे बताओ कि अगर डी पॉइंट ऐसे बीसी की तरफ सरकता रहेगा तो क्या इसका एरिया कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा? ऊपर आप जो भी है रहने दो, ए वाला जितना है रहने दो, वो तो एक्स एरिया दिया हुआ है। मैंने कहा नीचे वाला एरिया अगर मैं डी पॉइंट को बीसी के करीब लूं, बहुत करीब लूं, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि एरिया बहुत कम हो जाएगा? इसका मतलब जैसे जैसे बी कम होता जाएगा एरिया कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जैसे जैसे बी कम होता जाए एरिया कम होता रहना चाहिए। ऐसा कहां हो रहा है? सिर्फ सी ऑप्शन में हो रहा है। बी कम होने से एरिया कम होगा, यहां बी कम होने से एरिया बढ़ेगा इस ट्राइंगल का, जो कि नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कोई ज्योमेट्री नहीं लगवाई इस सवाल में, ठीक है, बट ये सवाल आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? से यस नो वॉट एवर। कुछ बोलोगे कि आश्चर्यचकित हो गए? कुछ भी नहीं है इसमें यार। नहीं समझ में आएगा तो कुछ और बताऊंगा, ठीक है। लेट्स से आपने कहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बी और डी आपने ऐसे रिजेक्ट क्यों किया, तो मैं कहूंगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने बी और डी रिजेक्ट क्यों किया, तो मैं आपको कहूंगा कोई बात नहीं, ये समझ में आएगा कि मैंने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया, इसको भी नीचे वैसा ही इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया। आप कहोगे हाँ हाँ ये समझ में आया। अब मैं कहूंगा ये आपको पता है कि टू साइड की इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3 होता है? आप कहोगे हाँ हाँ पता है, ठीक है। अब अगर ये एरियाज बराबर हैं तो आप बताओ आंसर आपका 1 आना चाहिए कि नहीं? 1 आना चाहिए कि नहीं? किस ऑप्शन में ए और बी को बराबर होने से 1 आएगा आंसर, कि इसका एरिया जो होगा इसके बराबर आएगा? मेरा कहने का मतलब है आप कहोगे कि ए में बी में तो नहीं आएगा, क्योंकि ए इंटू बी बाई टू अगर आप करते हो तो ये आपका है √3, यह है आपका √3, ये प्रोडक्ट बाई टू आपको 1 नहीं दे रहा है, तो ये x के बराबर नहीं होगा, जबकि दोनों एरिया बराबर होने चाहिए अगर मैंने सेम ट्राइंगल लिया तो। क्या यहां हो रहा है? यहां भी नहीं हो रहा है, तो बी और डी का ऐसे गलत हो गया। ओके, बी और डी गलत हो गया कि नहीं? अब वही जो गेम है ए और सी में, यार मुझे छोटा सा लॉजिकल दिमाग चाहिए आपका। मैं कह रहा हूं कि भाई ये बताओ कि ये लेट्स से एक ट्राइंगल है जिसका एरिया x है, मैं कह रहा हूं कि मेरे को डी पॉइंट कहीं भी ले सकता हूं ना मैं, बस ये दूरी उन्होंने बोला बी होनी चाहिए। अब बी कितना भी है पता थोड़ा ना कि 5 है, 6 है, 7 है, तो मैंने कहा कि मैं इसको बहुत करीब ले रहा हूं, लेट्स से कुछ ऐसा ले लिया मैंने, तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका एरिया कम है? लेट्स से मैंने इसको और पास ले लिया इस पॉइंट के बीसी के, जितना पास में बीसी को लेते जा रहा हूं एरिया कम होता जा रहा है, यानी बी कम होने से एरिया कम हो रहा है। बी कम होने से एरिया कम किस ऑप्शन में हो रहा है? ए और सी में, सी ऑप्शन में हो रहा है, तो वही सही है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बताया, ये मत कहना कि मैंने आपको प्रॉपर तरीका नहीं बताया, वो भी बताया, ठीक है। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5 इज इक्वल टू। अब यहां तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता कि 5 की एक वैल्यू रख दो। 5 की वैल्यू क्या रखोगे? 45 डिग्री। क्यों 590 क्यों नहीं रख रहा हूं मैं? 5 को मैं 0 क्यों नहीं रख रहा हूं? देखो 0 इसलिए नहीं रख रहा हूं कि 0 पे आपका कोसेक जो 0 होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नहीं रख सकते। 90 पे आपका सेक 90 अनडिफाइंड होता है, ये भी नहीं रख सकते। तो अब नेचुरल चॉइस क्या है? 45 रख दो, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, बनेगा या नहीं? राइट, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई? -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 कितना होता है? -2। ट्रेडिशनली भी करना है तो मैं करवा सकता हूँ। ओके ओके,
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया मेरी बात? ट्रेडिशनली मैं करवाऊँ आपको? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करके दिखाऊं? कर दूंगा वो भी, ठीक है। इसको लिखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, इसको लिखो कॉस स्क्वायर, कर देता हूं साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। आप खुद डिसाइड करो कि अगर कोई क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है तो क्या एग्जाम में आप नहीं करोगे, मना कर दोगे कि नहीं ऐसा कुछ बनेगा? ठीक है, बनेगा ऐसा? ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, वो किसको नहीं आता है? साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई आप करोगे, एलसीएम लोगे, और अगर आपने इसको एलसीएम लिया तो देखो यहां क्या बनेगा आपका, यहां आपका बन जाएगा साइन टू द पावर 4 फाई, साइन टू द पावर 4 फाई प्लस कॉस टू द पावर 4 फाई माइनस 1। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन फाई कॉस फाई। ये मैंने ऐड किया इसमें तो वही माइनस कर रहा हूं, माइनस 1 डिवाइडेड बाई इतना बड़ा टर्म साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, और यहां भी ये साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई है। अब आप कहोगे ये 1 बनेगा, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे यही टर्म फिर से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। ऑलराइट, तो दैट इज -2। तो जब डर के जाते हो ना एग्जाम में तो क्या होता है ना, क्लियर, जो कुछ आसानी से भी हो सकता है वो भी नहीं होता है। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है इक्वेशंस का, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो 3 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अब यहां पर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। 3x माइनस 5y आपको दिया है कितना, 3x माइनस 5y आपको दिया है 19, तो यहाँ 19 लिख लो। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो -7x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, राइट। मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया बस। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 7 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से। अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये बनेगा 21, -21 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको देगा 7 इंटू आपका हो जाएगा -35 प्लस 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9, इसके साथ आएगा आपका y, और ये आपका कितना बन रहा है 19 इंटू 7। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन सॉल्व करनी है, करूँ क्या? कर लोगे ना? इस सवाल को तो मुझसे मत ही कराओ, आप चाहे किसी को एलिमिनेट कर लो, x को कर लो, y को कर लो, एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर उठा के वैल्यू रख लेना, 3 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना तो कर ही लोगे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेम सवाल है, कर भी चुके हैं ना, इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, इक्वेशन यार आप कर लो, ठीक है। चलो अब देखो ये सवाल क्या दिया हुआ है आपको कि सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि फाई की वैल्यू यहां 45 डिग्री रखनी चाहिए? कैसे समझ में आया? देखो पहली बात तो क्या है कि 45 रखने पे कोई भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, यानी 45 डिग्री पे सारे ऑप्शन अलग हैं। जीरो मैंने नहीं सोचा कि कॉट जीरो अनडिफाइंड है। 90 सोच सकते हैं नहीं, क्योंकि सेक फाई अनडिफाइंड हो जाएगा। हम 45 सोच सकते हैं, 45 एक्सप्रेशन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जैसे ही आपने 45 रखा, आपने देखा यहां सेक 45 क्या हो जाएगा, √2 tan फाई 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई क्या होता है आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना 1/√2, इसमें √2 आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और बाहर कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं कह रहा हूं कि ये √2 - 1 का होल स्क्वायर है इंटू √2 + 1 का होल स्क्वायर है, और ये बाहर आके दे देगा यहां पर 2, और डिवाइडेड बाई भी आपका क्या है 1/2 है या नहीं है। अब ये जब वैल्यू है 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो √2 - 1 है उसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। 1 आंसर कहां लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर फाई। अब देखो ध्यान से एक चीज बताता हूं मैं आपको, एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिखना होता है।
आप कम से कम इन स्टेप्स को ना जब ऐसे लिख भी लो इतना, आपको उसके बाद ओरली करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस में करोगे तभी होगा कि यहाँ 1/2 है, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा और ये √2+1 बनेगा। √2+1 और √2-1 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके क्या देता है, 1 देता है। आप एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपका पेन पहले चलता है या दिमाग? हम जस्ट आस्किंग। जैसे कई लोगों को विजुलाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो विजुलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम कुछ और है। मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, बिना दिमाग में कोई चीज आए आप कलम से लिख थोड़े ना सकते हो, इतना पावरफुल थोड़े ना हो तुम। तो जो चीज मेंटली पहले आप इमेज क्रिएट करते हो ना, वही चीज आप आके कॉपी पे ऐसे लिखते हो। इफ यू आर थिंकिंग 1+1/√2 तभी यहां लिख रहे हो। अब इसका रेफरेंस लेके आप आगे सोच रहे हो, समझ रहे हो ना आप? तो जो चीज आप लिख रहे हो वहां प्रॉब्लम आती है रिटेंशन की, कि पिछला स्टेप क्या था, अगर वो विजुलाइज नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। इसलिए जब सवाल में ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो लिखना जरूरी हो जाता है कि ये हमारे लिए मील का पत्थर है कि अच्छा यहां तक हमने कर लिया, अब आगे करना है। बट पता है, एक दो छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो आप मेंटली कर सकते हो। जैसे इतना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके आगे वाला स्टेप अगर आप लिख के आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी कलाकारी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो, वही चीज पेन से लिख रहे हो, राइट? तो ये जरूरत नहीं है, ये आप सोच सकते हो कि √2+1 बनेगा, यहां से 1/, क्योंकि इसको रिटेन करना मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करो कि अगर पॉसिबिलिटी है तो जस्ट कैलकुलेट कि ऐसी दिक्कत ना हो। किसी ने बोला कि 5-0 क्यों नहीं ले सकते हैं, कैसे डिसाइड किया? देखो 5-0 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां ऑप्शन में कॉट दिया हुआ है। कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है, कॉट 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है कि 2 आर्टिकल्स को सेल करने पे 800 रुपए में एक पर्सन को गेन होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अगर इस सवाल में मैं ऑप्शन सीधा लगा दूं तो आप मुझे एलियन मत समझें, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज डैम इजी। क्यों इजी है? सीधा सीधा दिया है कि 3 की कॉस्ट प्राइस का फायदा हो रहा है कब? जब 2 आर्टिकल हमने बेचा, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है जिससे मेरा कंसर्न है, 2 आर्टिकल आपने बेचा है ना, तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 CP, और आपको 3 CP का मुनाफा हो गया, तो 3/2 इंटू 100 150%। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए ना दिमाग शांत होना चाहिए। इट डज नॉट नीड मच थिंकिंग एट ऑल। पर आप इसको भी कॉम्प्लेक्स बना देते हो। कैसे? आप कहोगे कि देखो यहां पर SP है, SP इज इक्वल टू 2SP इज इक्वल टू 2CP प्लस 3CP, और इसको लिखते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CP इसमें गड़बड़ी हो जाती है पूरी, है ना। फिर आप यहां से सॉल्व करोगे कि 2SP इज इक्वल टू 5CP, तो SP इज इक्वल टू 5/2CP, फिर CP को 100 मानते हो, आप कहते हो ये 100 है तो SP मेरा 150 हो गया, कितना 250 हो गया, तो 100 से 250 मतलब 150% का फायदा। बेवकूफ़ी है ना, ठीक है। 800 का कोई यूज़ नहीं था, यस, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था, है ना, समझ गए आप। कई लोग तो हाँ ये बात भी यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करने लगते हैं, तो ऐसा धोखा अपने साथ ना करें। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया था, वैसे ही लग जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 सामान बेचा या 5? सामान बेचा 3 नहीं, सामान बेचा केवल 2, ठीक है। वो कह रहा है कि 2 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 2 का सेलिंग प्राइस है, तो 2 के कॉस्ट प्राइस पे जो फायदा हुआ है वो उन्होंने कॉस्ट प्राइस के टर्म में बताया है। समझ रहे हो मेरी बात? और कुछ नहीं है। प्रॉफिट इज गिवन एज ए कॉस्ट प्राइस, बाकी सेलिंग तो 2 ही आइटम की हो गई है। चलो सवाल देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि 7200 का एक सम है, उसको 2/5 ईयर्स के लिए 20% पर एनम इंटरेस्ट, और इसको ईयरली कंपाउंड किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि 7200 की वैल्यू है। अब आप मुझे बताओ कि एनुअल कंपाउंडिंग है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 20%। तो आप कहोगे बिना किसी समस्या के पहले साल 20% लग गया, ठीक है। फिर आप कहोगे अगले साल भी क्या लग जाएगा? 20% लग जाएगा बिना किसी समस्या के। 2 साल तो पूरे पूरे हैं। फिर 1 साल जो है वो 2/5 है, तो 2/5 ऑफ 20% यहां पर आपका हो जाएगा 8%। तो ये सक्सेसिव फैशन में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होने वाला है। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप या तो डायरेक्टली ये परसेंटेज निकाल लो कि इसका नेट कितना होगा, यू कैन गेट इट,
कि आप डायरेक्टली कह दो कि हम पहले परसेंटेज निकालेंगे कि इसका नेट परसेंटेज कितना होगा, राइट, और देन उतना परसेंटेज ऑफ 7200 निकाल लो, यू विल गेट द आंसर, राइट। करें ट्राई। और दूसरा तरीका भी, वो भी बताऊंगा। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि आप इस वैल्यू का पहले 20% निकालो सीधा, तो आपको 7200 का जो 20% होगा वो 1440 होगा। फिर जो नेक्स्ट साल आप 20% निकालोगे उसमें ये 1440 तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ आपको पता है क्या आएगा, इसका भी 20% आएगा, तो इसमें 288 और जुड़ेगा। क्लियर, यही होता है नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो दिस प्लस दिस होता है। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये आपकी 1728 हो गई। बहुत आसान थी सोचना, मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू थिंक। 1440 यहाँ हुई, 1440 पे 288 का इंटरेस्ट और मिला जो कि 20% है, और वो आपको दे रहा है 1728। अब इस वैल्यू पर आपको 8% और निकालना है। तो देखो अभी तक आपको कितना मिल चुका है, 17 और 14, 3168 तक आप पहुंच चुके हो, और इसका आपको क्या निकालना है अभी, इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इस पर्टिकुलर वैल्यू का। यहां पर ध्यान से देखना। अब एक चीज, हाँ एक चीज यहां पर ये देखना है कि अब जो अगला स्टेप है, ये तो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा 7200 प्ले 3168 आपको मिल चुका है इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू आपकी हो चुकी है कितनी, ये वैल्यू आपकी हो चुकी है सिंपली, एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको सही से लिखता हूं कि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या होता है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। 72 और 31 अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 10368। ये आपका यहां पर अमाउंट होगा 10368। इस अमाउंट पे आपको 8% और मिलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे 8% से और मल्टीप्लाई करना है। तो इसका अगर 8% निकालोगे तो पहली बात तो यह है कि 10, अगर ये वैल्यू इतनी होती 10,000, मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, परेशान मत हो। ये वैल्यू ऐसी है 10,000 प्लस 300 प्लस 68। अब अगर आपको इसका 8% निकालना है तो 8% आपको यहां से मिलेगा 800, ठीक है। इसका 8% आपको कितना देगा, दैट विल गिव यू 24। और अगर आप इसका 8% निकालते हो, रफली निकालना, इसको अगर 70 मान लूं मैं, राइट, तो लगभग 56 के आसपास आएगा, राइट। 880 के आसपास वैल्यू आपको यहां से दिख रही है कि आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहां से देखो तो आपकी वैल्यू कहां जा रही है, बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, समझ में आ रहा है क्या। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, आपको माइट भी इससे परेशानी हो रही हो, बट डरना मत, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू 31 और 8 39 से आगे जा रही है, ओके। 40 समथिंग तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, मे बी मैंने कुछ मिस्टेक करी है। लेट अस सी वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक। आपको भी टाइम मिलेगा थोड़ा समझने का। 72 का डबल 1440 हुआ, 1440 का हमने क्या किया, 20% और निकाला, that I got to be 288, that I got to be 1728, that is 3168, और 7200 में 31 हमने जोड़ दिया तो ये 10368 आ रहा है। और देन इसका हम निकाल रहे हैं 8% ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, तो दैट इज ये, सॉरी यहाँ पर हमने गलत किया है ना, ये गलत लिख दिया, बाकी सब कुछ 100% करेक्ट चल रहा था। ये 70 था ना, तो ये 5 के आसपास आएगा, 6 के आसपास कह लो, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी, ये लगभग 829 हो गया आपका, 829, राइट। सो ये हो गया आपका 3997, राइट, दैट इज गिवन टू बी डी ऑप्शन। क्लियर, हाँ मैंने वो थोड़ा सा मिस्टेक किया था, करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया। अब देखो प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस मैं बार बार क्यों बताता हूं, इसका रीजन क्या है। यहां आपको सब कुछ दिखता है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने देखो यहां पर कैलकुलेट किया पहले की 20%, यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज देखो सेम रहता है, 20 के बाद 20 ही है, तो अगला जो इंटरेस्ट होता है वो इस इंटरेस्ट से 20% ज्यादा होता है। तो ये 1440 प्लस 288 यानी 1728 मिल गया। अब लेकिन अगला जब 8% है तो मुझे यहां का प्रिंसिपल चाहिए। अगर ये 20 होता तो मैं इसी को बढ़ा देता 20% से, 8 है इसलिए मुझे यहां का प्रिंसिपल चाहिए, तो मैंने इसको जोड़ के यहां का प्रिंसिपल निकाला 10368। तो 10368 हो गया, और उसका आपने 8% निकाला। तो आप रफली भी अगर आइडिया लगाते, आप इतना ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाते, तो आप कहते कि देखो वैल्यू मुझे दिख रही है कि इसका अगर मैं निकालता हूं 10% तो वो है 10, अगर इसका मैं 10% निकालूं तो 1036 के आसपास आएगा।
8% आपको यहीं से दिखता कि लगभग 800 समथिंग होगा, राइट, दैट्स व्हाट यू विल थिंक, 800 के आसपास होगा, 800 समथिंग। तो 8 अगर आप इसमें जोड़ते देन यू वुड हैव रीच्ड टू ए पर्टिकुलर वैल्यू, बट यस सिंस 3997 इज देयर यू नीड टू बी बिट केयरफुल, राइट, यू नीड टू बी, इतना कैलकुलेटिव नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इवन इसको 8 को हटा दो, इसको हटा दो, आप केवल इतना सोचो कि 1036 आपके पास है, इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 800 मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पर, और ये जो 36 है आपको अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 24 के आसपास वैल्यू दे देगा, लेट्स से। सो 824 प्लस अगर ये ऐड करोगे तो आप 3990 के ऊपर निकल जाओगे और क्लोज है उसके, तो यही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन तो काफी दूर है, राइट। सो यस इट इज बिट कैलकुलेटिव, बट पहले 2 स्टेप तो आसान है ना भाई, ये कितने आसान है, इनको जल्दी निकालोगे तो एक स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट यू नीड एक्सपोजर, आई टेल यू नीड एक्सपोजर, यू विल बी एबल टू डू इट। दूसरा तरीका देखिए ये था कि आप 20, 20 और 8 का डायरेक्ट परसेंटेज निकालते। आपको पता है 20 का कंबाइन करके क्या मिलता है, 44%, तो ये आपका 44% बनता। अब 44 और 8 को आप कंबाइन कर लेते, जो आपको फॉर्मूला पता है a + b + ab/100, तो 44 और 8 आपका बन जाता है 52 प्लस 44 × 8/100 ऐसा बनता, ठीक है। तो ये हो जाता 320 + 32 352/100, तो 352/100 आपका हो जाता 3.2, है ना, होता कि नहीं होता, सॉरी 3.52, सो 3.52 लगभग इतना परसेंटेज आ जाता। क्लियर, ये समझ में आ रहा है सभी को कि इतना परसेंटेज आपका नेट परसेंटेज चेंज होगा, 55.52, इससे कैलकुलेट कर लेते तो 7200 जो आपका है इसका 50% कितना होता 3600, इसका 5% कितना होता 360, इसका 0.5% कितना होता 36। अब क्या मुझे ज़रूरत है इसका 0.02% निकालने की, आप कहते हो बहुत छोटा है छोड़ ही दो, ठीक है, बहुत छोटा है यार, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 0.02% निकाल क्या करोगे, 1% 72 है, 0.1% 0.2 है, 0.01% 0.7 है, 1.4 और ऐड हो जाता, इतना ही निकाल लो। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3996 आ गई, बस आंसर लगा दो। तो देखिए एबिलिटी बस आपको ये गेन करनी है कि आप क्वेश्चन को पहले समझें। अगर आप क्वेश्चन को समझोगे ना, तो मैं वही कहता हूं ना कि आई विल नेवर टेल यू वन मेथड, आई विल टेल यू मल्टीपल मेथड्स इन विच ए क्वेश्चन कैन बी डन। क्लियर, समझ में आया सभी को। बट वो जो प्रोसेस है ना सक्सेसिव वाला, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, वो कई क्वेश्चंस में बहुत मदद करता है आपकी, मीन मेनी क्वेश्चंस। यहां पर ये डेफिनेटली बेटर मेथड है कि डायरेक्ट आप परसेंटेज निकालो। मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीज कि डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हो कि कितना इंटरेस्ट है, बट डेलिबरेटली मैंने इसको अवॉइड किया। आप यहाँ नेट परसेंटेज जैसे ही निकाल लो, आप देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है, 55.5, 0.02 छोड़ दो, निकल गया 3996, हो गया आंसर, ठीक है। ओके, क्यूब है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब। देखिए जब भी 3 क्यूब आपको दिखते हैं ना, मन में कुछ आना चाहिए। एक बात बताओ कि जब भी a + b + c आपका 0 होता है तो आपका a³ + b³ + c³ क्या होता है, क्या ये 3abc के बराबर होता है, राइट। ऐसे ही अगर आपका a + b - c0 है, c की जगह -c रख दिया मैंने, तो a³ + b³ - c³ किसके बराबर होगा, -3abc के, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्या आपको यहीं से पता लग गया कि आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है, यस। लेकिन पहले देखो कि क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये a है, ये b है और ये आपका c है। तो देखो इसका सम क्या है, a + b क्या है यहाँ पर, क्या ये आपका 0.545 आ रहा है, यस। और c कितना है आपका, ये भी आपका कितना आ रहा है 0.545, इसका डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी ये सेकंड वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनका जो सम होगा वो -3 टाइम्स इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव आना ही आना है। नीचे अगर नेगेटिव आना है तो पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, सवाल सही करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर हमारे ऑप्शन को ध्यान से हम देखें, 1 बचा 3 बचा, या पहले भी पॉजिटिव में भी 1 था और 3 था, तो क्या मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत है कि डेसिमल कितने लगे हैं, आई डोंट केयर। व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑप्शन इज सेम, यू शुड नॉट केयर अबाउट डेसिमल। डेसिमल को भूल जाओ, वो किसी काम के नहीं है। डेसिमल का काम तब होता है जब एक आंसर 30 होता और एक आंसर 3 होता,
एक आंसर 0.3 होता कि डिजिट भी मैच करिए, खाली जीरो का इधर उधर हेरफेर है, तब डेसिमल का इंपॉर्टेंस था। यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो वी विल फॉरगेट ऑल द डेसिमल्स। वही प्रॉब्लम करते हैं, उनको भूल जाओ, वो किसी काम के नहीं है। अब आपका क्वेश्चन देखो क्या हो गया, 545 न्यूमरेटर इंटू 81 इंटू 51 इंटू 52। देखो मैं डेसिमल के साथ क्या अत्याचार कर रहा हूँ, किसी को दिखा मत देना वरना वो कहेंगे बेसिक मैथ्स नहीं आती मुझे, मैंने डेसिमल हटा के क्या लिख दिया, मत दिखाना किसी को, ठीक है। 324, तो ये मैं लिख रहा हूँ -3 इंटू 324 इंटू 221 इंटू 545। देखो एक चीज़ तो ऐसे ही कैंसिल हो गई, यहाँ से आपका 3 कैंसिल होगा और यहाँ से मिलेगा आपको 17 221 को डिवाइड करेगा 13, 17 इंटू 13 221 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 13 आ गया। अब देखो और क्या क्या डिवाइड कर सकते हो, 13 से जाएगा तो ये 4 चला गया। 81 इंटू 4 क्या होता है आपको पता है, 324 ही होता है, तो सब कैंसिल हो गया, बचा -1। व्हाट डिड यू गेट, -1। आप ये देखना जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था कि क्या आपने एग्जाम में डेसिमल के चक्कर में समय बर्बाद किया, क्या आप डेसिमल को कंसीडर करके चल रहे थे, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूँ यूट्यूब पे आके कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑप्शन में सेम होती हैं, राइट, और ऑप्शंस में सारे डिजिट्स डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे, आई डोंट केयर अबाउट डेसिमल्स, आई विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। 1 दिखा बस वही आंसर है, राइट। आई डोंट केयर अबाउट वेयर डेसिमल विल बी बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिजिट मैच करना है बस। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो बेस है एक राइट पिरामिड का वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 8 है। राइट पिरामिड क्या होता है, देखो राइट पिरामिड अगर आपको बनाना है तो कुछ ऐसा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पिरामिड कुछ ऐसे बनता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि एक बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप तीनों को ज्वाइन कर दो। तो पिरामिड का देखिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, यही निकालना है हमें। तो क्या क्या दिया हुआ देखो, 1/3 इंटू बेस एरिया। अब ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 8 है, तो उसका एरिया कितना होगा, 16√3। 1 सेकंड में पता लगना चाहिए, क्यों, साइड 2 होता है तो √3 होता है, साइड अगर 8 है 4 टाइम्स, सो एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा 16√3। तो ये वैल्यू आपकी पता है 16√3 है। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट आपको दिया है 24√3, ये √3 और ये √3 मिला के इस 3 से कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया, 16 इंटू 24। 16 इंटू 24 के यूनिट डिजिट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है, फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 320 + 64 384 आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 16 इंटू 24 जो है ये 25 से कम है। अगर ये 25 होता तो इसका लेना देना समथिंग बाई 4 से होता है, तो ये 400 से कम होगा, एक ही ऑप्शन है। मेनी वेज आउट, मेनी वेज आउट। अगला सवाल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। सॉल्व करिए, सीधा आंसर लगाऊंगा तो आपको फिर से तकलीफ हो जाएगी। यू कैन थिंक लाइक दैट, ठीक है, बताता हूं कैसे। अच्छा ये बताओ, जब भी ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा कि कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं। पिछले पेपर में भी ऐसा कुछ सवाल था, कैसे पता लगाओगे। आपको कितने लोग को ये मालूम है कि 1080 डिग्री टोटल इंटीरियर एंगल होता है ऑक्टागन का। ऑक्टागन के सवाल किए इसलिए बोल रहा हूं मैं, 1080 डिग्री होता है ऑक्टागन का। डेकागन का टोटल एंगल पता है कितना होता है, जिसमें 10 साइड होते हैं, 1440 डिग्री। अगर आपने क्वेश्चन किया तो शायद आपके दिमाग में हो, मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर 1260 डिग्री है टोटल एंगल, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 9। नहीं आता है तो फॉर्मूले से लगा लो। आप कहोगे कि n-2 इंटू 180 कितना होता है, 1260 होता है, तो यहां से n-2 निकालोगे, 180 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 है। जैसे भी निकालना है निकाल लो, n की वैल्यू 9 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स अगर 9 हो गया और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। एक बात बताओ, टोटल इंटीरियर एंगल कितना है, 1260 है,
टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा 360 होता है। तो अगर टोटल में टोटल का डिफरेंस निकाल के मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ तकलीफ है, नहीं। तो ये डिफरेंस कितना है, 900/9 कितना है, 100। अब यहां पर आप ये गलती मत करना कि पहले आप एक इंटीरियर एंगल निकालोगे, फिर आप एक एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, फिर उनका डिफरेंस निकालोगे। वहां फिर आपकी कैलकुलेशन आपको बड़ी लगेगी, मुश्किल लगेगी, मत करना, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, सभी को क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं। टोटल इंटीरियर टोटल एक्सटीरियर हमेशा 360 होता है। तो आपको ये दो चीजें तो पहले ही पता थी, टोटल इंटीरियर दिया हुआ है, टोटल एक्सटीरियर पता है, तो मुझे पता है कि टोटल डिफरेंस कितना है, दैट इज 900। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, एंड आई वॉज एबल टू फिगर आउट दिस 9 वेरी क्विकली, बिकॉज मुझे ये पता है कि 8 साइड में टोटल ये होता है और 10 साइड में टोटल ये होता है, तो इसके बीच में तो ये 9 होगा। मुझे ये नहीं पता है कि 9 का 1260 होता है। आई एम नॉट ए सुपरमैन, आई डोंट रिमेंबर दिस थिंग। 9 कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा। तो ऑल्दो उन्होंने 7 और 9 इस बार पूछा, बट वो बीच में आता है तो निकाल लेते हैं। बट आई नो 8, आई नो 10, आई गॉट 9 मिल गया तो आंसर 100 आ गया। इट वॉज पॉसिबल, दैट्स वाई टू मार्क द आंसर फास्टर। तो आई एम टेलिंग यू द थिंग दैट गोज ऑन इन माई हेड। ये सवाल देखो, क्रैक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O, जिसका सेंटर क्या है, O, और AC और BD दो कॉर्ड हैं। AC और BD कहाँ मिलते हैं, E पर, जब प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो AB डायमीटर है, चलो AB को बनाते हैं डायमीटर, AB, और AC ये हो गया आपका BD, और ये कहाँ मिल रहे हैं, E पॉइंट पर, AC BD। और क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो आपका AEB एंगल है, जो आपका AEB एंगल है, दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो ये एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 68 डिग्रीज। और आपसे पूछा गया है कि आप बता दो कि ये DOC एंगल कितना होगा, DOC एंगल कितना होगा। ये एंगल कितने लोगों इसका फॉर्मूला रटा हुआ है, कितने लोगों इसका फॉर्मूला रटा हुआ है, ठीक है। कई लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये अगर थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है, ठीक। तो ये 180 माइनस 136 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 44 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे इसके लिए तो मतलब ज्योमेट्री में बहुत कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है यार, नहीं रटा है ना, कोई बात नहीं। मैं भी ये सवाल ऐसे थोड़ा ना लगाऊंगा कि फार्मूला रट के लगा दूंगा, नहीं। हम ऐसे भी लगा सकते हैं बिना फार्मूले के। दिखाऊं, अगर आप तैयार हैं तो दिखाऊं, नहीं तैयार हो तो छोड़ दूं। तैयार हो? मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने मेरा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन अच्छे से देखा हुआ है और उस पर कुछ काम किया है, आप एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते थे बिना मेरे कोर्स के। ऑलराइट, देखो कैसे निकाल सकते हैं बिना कुछ किए हुए। अच्छा एक बात ये बताओ कि क्या AC और BD बराबर हो सकते हैं? यस। कहां दिया है कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक स्पेशल केस में दोनों बराबर हो सकते हैं। क्या उस केस में भी आंसर उतना ही आना चाहिए? यस, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि AC BD बराबर हैं, उन्होंने बोला AC और BD दो कॉर्ड हैं, बराबर भी हो सकते हैं। भाई आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा। मैंने कहा AC BD अगर बराबर है तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा? और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना और ये 68 है तो ये आपका 116/2, ये 116/2 बनेगा या नहीं? बोलो यस। 116/2 वो क्या बोलते हो आप? होगा कि नहीं होगा? 116 कर रहा हूं, सॉरी 112/2, 56 ये हो जाएगा, 56 ये हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये रेडियस है, क्या ये भी रेडियस है? आप कहोगे यस। अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो क्या ये वाला जो एंगल है ये भी 56 होगा? यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या ये भी एंगल आपका निकल जाएगा? आप 56 112 हो गया तो आप कहोगे ये भी निकल जाएगा कि ये 68 है। अच्छा, ये एंगल अगर आपका 68 डिग्री है तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये एंगल भी 68 डिग्री होगा? आप कहोगे यस। तो क्या ये 180 माइनस 136 होगा? 180 माइनस 2 इंटू 68 होगा? यस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 44 डिग्री। लेट्स से यू डोंट नो द फॉर्मूला, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, जनरल टू स्पेसिफिक केस। कितने लोगों को ये बात ध्यान है मेरी? ये मैंने कुछ वीडियो बनाया था रेमो मैजिक्स के नाम से और लोग खफा हो गए थे, अध्यापक लोग खफा हो गए थे। क्लियर? तो ये अच्छी बात है कि मैं उसका प्रूफ दे पा रहा हूं कि एग्जाम में सब चीजें लगती हैं भाई।
मैं फालतू में नहीं पढ़ाता हूँ। लेट्स से यू डोंट नो, किसी ने पढ़ा हुआ है 180 माइनस 2 थीटा, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे हर एक चीज रटने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा या नहीं? बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और कितना भी आप पढ़ के जाओगे फिर भी एग्जाम में लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। बट अगर आप अपनी स्किल्स प्रॉपर्ली डेवलप करते हो, जो मैं बताता हूं कि जनरल टू स्पेसिफिक कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन लिटिल फास्टर। देखो आइसोसेलेस मानने का फायदा क्या हुआ है? आइसोसेलेस मानने का फायदा ये होता है कि अब हमें ये टेंशन नहीं है कि देखो अगर ये एंगल आप डिफरेंट भी ले लो दोनों तो भी आंसर 44 ही आएगा, लेकिन डिफरेंस लेने पे फिर हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं? अगर हमने इसको कहा कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, निकालोगे पहुंच जाओगे 180 माइनस 2, निकल जाएगा आंसर। बट अगर आप यहां डिफरेंट एंगल मानते हो तब फिर हम वेरिएबल के टर्म में सोच रहे हैं, अल्फा और बीटा। हमने आइसोसेलेस मानते ही हमने एंगल लिख दिए उठा के, और अगर हमने एंगल उठा के लिख दिए तो हमारे लिए वैल्यू लिखना बहुत आसान है, वी कैन इजिली डू इट। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो उम्मीद करता हूं आपको अब मेरी बातों पे शायद थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगेगा। चलो, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पॉइंट ए से, बी से एंड सी। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी है, बना लेते हैं। क्या कह रहा है? ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पॉइंट ए से यहां से, पॉइंट बी से यहां से, पॉइंट सी से यहां से। ये ऑर्थो सेंटर होगा फिर तो। क्या पूछा है? ADBCF इंटरसेक्टेड पॉइंट P। चलो ठीक है, P पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, सवाल क्या है? आपको EPD का एंगल दिया हुआ है। व्हाट इज EPD? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैं थीटा लिख रहा हूं। ये थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है 116 डिग्री। सॉरी, EPD दिया हुआ है, यानी ये पूरा एंगल है थीटा, दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, और ये आपको दिया है 116 डिग्री। और कह रहा है एंगल ए और बी का बाइसेक्टर पकड़ो। एंगल ए और बी का बाइसेक्टर जो भी होगा, लेट्स से कि एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा है, ऐसे करके यहाँ है, और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा है, तो बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है। बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं ना। ठीक है, अब वो कह रहा है ये क्यू पॉइंट में मिलते हैं, तो ये पॉइंट क्यू हो गया। क्या पूछा है आपसे? AQB। अब आपको सवाल लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है। आप मुझे बताओ AQB एंगल क्या है? ये आपका अगर इन सेंटर है तो AQB एंगल क्या होगा आपका? क्या ये आपका 90 प्लस C/2 होगा? क्या ये आपका 90 प्लस C/2 होगा? यस, ये तो पता ही है ना आपको। तो पहले देखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में हो रहे हो, बड़ा सवाल दिया हुआ है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं देखा है, पैनिक मत हो। कम से कम आप बस ये देखो कि AQB क्या है? इन सेंटर पे बना हुआ एंगल, वो 90 प्लस C/2 होगा। अब आप कहोगे मुझे C निकालना है, C कहां से आएगा? अरे बहुत आसान है भाई, देखो ये इसको ध्यान से देखो, ये 90, ये 90, ये एंगल 116। आप बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एंगल 90 हो गए तो ये 180 हो गया, टोटल 360 होगा, तो इसका सम भी क्या होगा? 180। ये एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देख नहीं रहा है पर है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये 116 अगर हो गया तो क्या ये एंगल आपका निकल गया? कितना होगा? 64 डिग्री होगा या नहीं? ये अगर 64 डिग्री है तो 90 प्लस 64/2 कितना हो गया? 32 हो गया। क्या ये 122 डिग्री है? यस, दैट इज बी ऑप्शन। अब देखिए, हर चीज को थ्योरम बना के नहीं पढ़ सकते हैं, क्लियर? जैसे अभी इस क्वेश्चन का भी एक थ्योरम बनाया जा सकता है, आपको बिल्कुल बताया जा सकता है कि यहां पर जो ये वाला एंगल होगा थीटा के टर्म में बताया जा सकता है, निकाल के जनरलाइज कर सकते हैं इसको, और वो हमेशा जब भी ये सवाल आएगा आप लगा भी सकते हो, बट दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, आप इसको रट सकते हो जनरलाइज करके, बट आप कितनी सिचुएशन तैयार करोगे ना? ठीक है, we'll try to do prepare as much as we can, but we have to be more liberal also. कुछ भी आएगा we'll handle, that's it. okay, ये सवाल देखो, कह रहा है कि जो पेरीमीटर है दो सिमिलर ट्राइंगल का PQR वो 78 और 46.8 है रेस्पेक्टिवली। PQ की वैल्यू दी है, तो आपको बताना है AB की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, 6 10 117 लेस देन 20 ऑप्शन होगा आपका ए। बताता हूं, मैंने जो कुछ बोला है ना वो मैं समझाऊंगा आपको, बिकॉज कई लोगों को यही लगता है कि यार ये तो इसको पहले से रटा हुआ है, सब आके करा दी। मैं बताऊंगा मैंने क्या सोचा है, क्लैरिटी है सवाल पढ़ने में, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, बस आपको भी ये भी समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 78 और 46.8 पेरीमीटर का रेशियो है। ठीक है कि नहीं है?
जो पेरीमीटर का रेशियो होता है उससे मुझे सिमिलर ट्राइंगल में ये पता चल जाएगा कि स्केल फैक्टर क्या है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं लेट्स से 7.8 से, ये एक्चुअली 6 टाइम्स है। देखो 420 प्लस, देखो ना ध्यान से आप, 6 टाइम्स है कि नहीं है, 420 प्लस 48, ये 6 होगा और ये 10 होगा। फिर देखो आपको क्या दिया हुआ है कि PQ की वैल्यू जो है, जो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है PQR, वहां ABC है, इसमें एक करस्पॉन्डिंग साइड आपको दी है 11.7। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये 20 टाइम्स से थोड़ा छोटा है, मल्टीप्लॉइड बाई 20 टाइम्स से कम है, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 20 भी नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली ये 0.2 कहना चाहिए। बट आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन डेसिमल और वट एवर, क्योंकि अगेन वही डिजिट सेम थी सब में, दो डिजिट था, तो आई वॉज नॉट केयरिंग अबाउट इट। सो 6 इंटू आप कहोगे कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सॉरी, तो आपको 12 मिलेगा, 2 टाइम से थोड़ा कम है। मैंने शायद वहां पर 20 बोला बिकॉज आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द डेसिमल। सारे ऑप्शंस में डेसिमल सेम जगह लगे हुए हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही डिजिट है। 2 टाइम से कम, 2 टाइम से थोड़ा कम, 2 टाइम से थोड़ा कम यानी 20 से थोड़ा कम, 20 से थोड़ा कम यानी 19.5। मैं एक सवाल फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस तरह से सवाल मैंने पहले किए हैं? बहुत बार किए हैं, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा ज्यादा। बट अगर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं अभी, आप खुद समझ जाओ कि कौन ज्यादा समझदार है, ठीक है? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉक अबाउट। वो कहते हैं ये एग्जाम में नहीं लगेगा बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस दिस वे। यू ऑलवेज थिंक कि मुझे सिमिलैरिटी के लिए लिखना पड़ेगा, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। दैट इज अ क्लास 10th स्टोरी। ये हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब है इसलिए लिख रहे हैं, या ये कोई शॉर्टकट है। इट इज जस्ट दैट जो मैथमेटिकल चीजें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर है कि हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में देखना, सिमिलैरिटी में मैंने आपको बताया है व्हाट इज सिमिलैरिटी। इट इज नॉट AB by CD is equal to this upon this. It is about how two things are similar. How two things are similar, so scale factor is same. स्केल फैक्टर आपका लेंथ का लेंथ से होता है, पेरीमीटर का पेरीमीटर हो सकता है, अल्टीट्यूड का अल्टीट्यूड हो सकता है, साइड का साइड हो सकता है, इन रेडियस का इन रेडियस हो सकता है, सर्कम रेडियस का सर्कम रेडियस हो सकता है। पर पेरीमीटर पेरीमीटर दिया हमने, स्केल फैक्टर सीधा निकाल लिया 10:6, मैंने आंसर लगा दिया। एंड यस आई एम नॉट कैलकुलेटिंग बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। नीड होगा तो निकाल लेंगे, कौन सा ऐसा कमाल यहां पर हुआ है, कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर, राइट? चलो चलो ये सवाल देखो, कह रहा है कि जो डायमीटर है बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको आपने 33 1/3% से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है? और हाइट को आपने डबल कर दिया। बताना क्या है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा। कर लो, जल्दी बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। परसेंटेज का सवाल जहां भी आता है वहां पर बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, मुझे तो बहुत होती है क्योंकि हमेशा आसान सवाल होते हैं। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितनी भी अंडरस्टैंडिंग लो कम है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, राइट? डीलिंग विद नंबर्स, सो मेनी थिंग्स यू कैन थिंक अबाउट। तो आई रियली एंजॉय दिस टॉपिक, ओके? कितने लोगों का आंसर आ गया? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। आंसर तो आप निकाल ही लोगे, सॉल्व कर लो एक बार। देखो कई तरीके हैं, देयर आर मेनी थिंग्स पॉसिबल, व्हाट आई विल डू दैट आई विल टेल लेटर, राइट? इस क्वेश्चन में देखिए आंसर जो है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो वाकई में इसको पढ़ के आंसर थोड़ी देर में लग जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, then you will mark the answer, decrease by 11 1/9%. And I will tell you that I have solved like this previously. It is nothing illogical. आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैं सवाल कर रहा हूं तो मुझे मौका मिल रहा है ये दिखाने का कि मैं ये सब चीजें करा चुका हूं। आपको बताऊं, देखो आपको ये पता है कि ये जो टर्म होता है वॉल्यूम का सिलेंडर में वो R²H होता है। आप R²H बोलो या फिर डायमीटर और रेडियस, जब परसेंटेज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो सेम तरह बिहेव करते हैं। चाहे आप रेडियस में, अगर आपने डायमीटर में 33 1/3% कम किया तो रेडियस भी उतना परसेंट से कम होता है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स परसेंटेज। आपको ये पता है क्या कि ये R/R/H क्या होता है, ये सक्सेसिव कहलाता है। क्रैश कोर्स में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने यूट्यूब पे फॉलो किया है तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्रैश कोर्स इटसेल्फ। अब आप मुझे बताओ कि इसको आपने 33 1/3% से कम किया, इसको आपने 33 1/3% से कम किया, और इसको आपने क्या किया है, डबल किया है। क्या आपको ये पता है कि डबल करने का मतलब होता है 100% से बढ़ाना? ये कितने लोगों को मालूम है? किसी भी चीज को डबल करने का मतलब होता है उसको 100% से बढ़ा दिया हमने, ठीक है?
अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज अगर लेट से आपको ये तकलीफ दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, एक चीज पूछूंगा मैं आपसे कि अगर मैंने किसी चीज को 30% से डिक्रीज किया होता और फिर से 30% से डिक्रीज किया होता, तो क्या आपको मालूम है कि ये नेट डिक्रीज 51% का होता है? बस इतना ही बता दो मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या आपको ये पता है कि अगर कोई चीज 30% से डिक्रीज करूं और फिर से मैं 30% से सती कलो करें कि सिंपल को भी कॉम्प्लेक्स बनाते हो फालतू में, सती ये आपके बस की बात ही नहीं है, ठीक है, समझना आपके बस की बात नहीं है, राइट। जो मैं समझा रहा हूं ये कोई सिखाता नहीं है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऑड लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर 30 का डिक्रीज है और 30 का डिक्रीज है तो नेट 51% का डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 से स्टार्ट किया तो मैं 49 पे पहुंच गया। देखो इस क्वेश्चन को ना अगर आंसर बताना हो ना, मैं भी करा के निकल जाता। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, इनहैंस योर थिंकिंग, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। वरना सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। ये अगर 51% से डिक्रीज हुआ तो ये वैल्यू 49 मिली। अब बताओ इस 49 को क्या मुझे 100% बढ़ाने से फिर से मुझे 100 मिलेगा? नहीं, ये वैल्यू ऑलरेडी हाफ से कम हो चुकी है। अगर ये वैल्यू हाफ से कम हो चुकी है तो मैं अगर इसको 100% से बढ़ा भी दूं तो भी ये वैल्यू 100 पे नहीं पहुंचेगी। ये कितने लोगों को समझ में आया? इट विल स्टिल रिमेन बिलो 100। अगर 30-30 का डिक्रीज है, 30-30 का डिक्रीज है तो वो 51% डिक्रीज हो जाता है। तो 51% अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो 49 का 100% बढ़ा के कितना हो जाता है आपका? इट इज लिटिल लेस देन 100। क्लियर? मैं आपको अब ये समझाना चाह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि इस प्रोसेस में डेफिनेटली वैल्यू कम मिलेगी, यानी डेफिनेटली डिक्रीज होना है। अच्छा अगर आपने परसेंटेज 33 ले लिया तो क्या वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा? जब 30 था तभी डिक्रीज मिला, अगर यहां आपने बढ़ा के 33 कर दिया तब तो और कम मिलेगा। 100 से अगर कम मिला तो वो इंक्रीज कहलाएगा या डिक्रीज? डिक्रीज कहलाएगा। किस ऑप्शन में डिक्रीज लिखा हुआ है? सिर्फ डी ऑप्शन में, ठीक है। लुक अगेन आई एम सेइंग इफ इट इज अबाउट फाइंडिंग द आंसर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टैंडर्ड प्रोसेस, बट इफ देयर इज लूप होल इन द ऑप्शंस, राइट, okay, if there is loophole in the options I do use it. I am very much efficient in these numbers, I tell you. I am very much efficient in these numbers, 30 100 that will be less than 100। और ये एनालिसिस आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सोचो। सीपीओ के पेपर में मैंने ऐसे सवाल कराए हैं जिसमें मैंने परसेंटेज को चेंज करके कुछ बातें करी हैं, राइट, और ये प्योरली लॉजिकल है। इट हैज नथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स मच। 30 और 100% इंक्रीज करने से भी अगर वो चीज 100 से कम है तो 33 डिक्रीज करने पे डेफिनेटली होगी, डिक्रीज ही आएगा, राइट। एनीवेज अब जरा अगर आपको इसको ट्रेडिशनली करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। एक काम करो, आप रेडियस को मान लो 3, रेडियस को आप मान लो 3, ओके, और देन आप हाइट को कुछ भी मान सकते हो, हाइट को आप 1 मान लो। आप रेडियस को क्या करोगे? 1/3 से कम करोगे तो पहले क्या होगा? 9 × 1 होगा या नहीं होगा? दिस इज 9 × 1 r² × h। फिर आप क्या करोगे? इसको कम कर दोगे तो ये बन जाएगा 2² × 2, ये 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1/9। 1/9 इज 11 और ये डिक्रीज है ना आपका 1/9%। तो देखो इसमें इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन ऐसे लगता है? मुझे मालूम है, बट वाई आई टोल्ड यू दिस एंटायर थिंग सो दैट यू लर्न लिटिल एनालिसिस ऑल्सो। इट मे नॉट बी दैट यूजफुल इन दिस क्वेश्चन बट एटलीस्ट यू गॉट वन डायरेक्शन कि हम ऐसे भी चीजों को सोच सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन सम अदर क्वेश्चन। ओके, समझ में आया? अदरवाइज से तो ऐसे निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बट दिस एनालिसिस पार्ट, बिकॉज देखिए पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म होने के बाद आपको खुद से मेहनत करनी है, तो कम से कम 2-4 चीजें दिमाग तो लगाओगे कि यार इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। दैट इज द पर्पस। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको ये कि सॉल्यूशन बस बता दो, बाकी कुछ कराओ ही मत, पर वो मेरा आदत नहीं है। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन की रेडियस आपको दी है 3.2, हाइट 7.2, मेल्ट कर दिया गया, रिकास्ट किया गया, क्या बनाया गया? राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसकी हाइट कितनी है? 9.6 सेंटीमीटर। तो बताना है कि डायमीटर क्या होगा सिलेंडर के बेस का। सिंपल है, ये तो आप इक्वेट करके करोगे। 1/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, r² हो गया 3.2 का होल स्क्वायर इंटू h आपका हो गया 7.2। इधर वैल्यू क्या आ गई आपका? ये हो गया आपका, पाई लिखना नहीं है, r² आप लिखोगे, वही निकालना है मुझे, डायमीटर निकालना है एक्चुअली।
और यहाँ पर आपका हो गया 9.6। तो अगर डायमीटर निकालना है तो क्या आपको पता है यहाँ d²/4 हो जाएगा, r² की जगह। यस, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2.4 मिलेगी कि नहीं। 2.4 से ये कटेगा 3 मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। d² = 3.2 का स्क्वायर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3.2। तो डायमीटर जो बेस का मिल रहा है वो 3.2 ही है। ठीक है, ओके क्लियर, दैट इज 3.2। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 40 लीटर आपने लिए हैं, 60% कंसंट्रेशन है एसिड सॉल्यूशन का, और इसको 35 लीटर ऑफ 80% कंसंट्रेशन एसिड सॉल्यूशन में आपने ऐड कर दिया। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन। अब आपको ये पता है, मैं पहले बताया हुआ है कि 60 और 80 के बीच में ही आंसर आएगा, और इवन ये भी पता है कि 70 से कम आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन 70 से कम है, तो आपको यहाँ उस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर ये मिडिल में होता तो 70 होता, इसका 40 पार्ट है, इसका 35 पार्ट है, तो डेफिनेटली ये इधर शिफ्ट होगा, बट लेस देन 70 सारे ऑप्शंस में, सो यू डोंट नो व्हाट इज राइट। अब आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देयर आर मेनी वेज आउट टू सॉल्व इट। फॉर एग्जांपल देखो, ये रेशियो अगर आप देखोगे तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 7 है और ये 8 है, 8:7 यहाँ पर आपका वैल्यू है। तो इस रेशियो में इसको मिक्स कर लो, 8 × 60 कितना हो गया आपका 480, प्लस 7 इंटू ये कितना हो गया 560, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 15। इसको आप जोड़ लो 1040/15, ये कितना है आपका 70 - 10/15। 70 - 10/15 क्या होता है आपका 70 - 2/3, इसको आप बोल सकते हो 69 1/3, सी ऑप्शन। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें, वेटेड एवरेज लगा दिया, रेशियो दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यू दी है, उसका एवरेज नेट एवरेज निकालना था, निकाल लो, इजीली आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। रिवर्स डायरेक्शन में अगर चेक करना है तो आप एलिगेशन के थ्रू चेक कर सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम। ओके, दैट विल टेक टाइम, इट्स डायरेक्ट इज मच बेटर। यहां देखो आप, पी क्यू आर में आई इन सेंटर है और क्यू आई आर दिया हुआ है 107 डिग्रीज, तो बताना है क्या है कि पी का मेजर क्या है, 17 का डबल 34 डिग्रीज। ये तो सवाल बेंचमार्क हो गया है इनका। ये वैल्यू आपको दी है 107 आई क्यू आर पी, पी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये 90 प्लस p/2 होता है, p/2 17 हो गया, तो p कितना हो गया 34 डिग्री। ठीक है, ये तो सवाल आपको देख के ही अच्छा लग रहा होगा, इस तरह के सवाल आपने बहुत किए होंगे। +1 = 0, आपको बताना है x³ - 1/x³। तो देखिए आप ध्यान से कि अभी मुझे x - 1/x यहाँ से निकालना है। कैसे निकालोगे आप कहोगे यहाँ से x⁴ जो है, अगर मैं x² से डिवाइड करूँ तो मिल जाएगा x² + 1/x² = 83। अगर मुझे यहाँ से x - 1/x निकालना हो तो आपको पता है 2 माइनस करके स्क्वायर रूट लेते हैं, 9 मिलेगा। मैंने -9 नहीं लिखा है यहाँ पर, बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है, ऑप्शन सारे पॉजिटिव में। तो x - 1/x 9 आ गया, तो ये अगर k के बराबर होता है तो ये आपका आता है k³ + 3k, तो ये आपका 9³ 729 हो गया, प्लस 27 हो गया, तो 756 आ गया, बी ऑप्शन। कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सुजाता ने मार्क किया एक आर्टिकल को 36% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो बताना है कि आपको इसमें लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो देखो कहानी क्या है कि यहां से चले, मार्कअप लगाया 36% का, दिस इज द कॉस्ट प्राइस मे बी 100, मार्कअप गिव्स यू 136, क्लियर। यहां पर आपका 40% का डिस्काउंट है, क्लियर। तो अब देखिए 40% आप इस वैल्यू का निकालो, कितना हो जाएगा आपका 54.4 हुआ कि नहीं, देखो ना 40% मतलब इसका 0.4 टाइम्स, तो 52 + 2.4। अब 36 आप बढ़े, यहां से 36 आप बढ़े और 54.4 कम हुए, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ये जो SP है यहां से यहां तक कितना चेंज है, -18.4 का, सिंपल, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, दैट्स वेरी मच क्लियर। 100 to 136, 136 का 40% आप कम करो, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है,
अगर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है तो आपको मैं एक चीज बता चुका हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, ठीक है। तो ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 100 को पहले आप 40% से कम कर दो, चलेगा, फिर आप इसको बढ़ा दो 36% से। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर लो, 40% कम करोगे तो ये 60 हो जाएगा। अब 60 को अगर आप 36% से बढ़ाओगे तो ये तो आसान होना चाहिए, ये आपको पता है कितना होगा, प्लस 21.6। कैसे? 36 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 6 का क्यूब बाई 10, तो 6 क्यूब तो पता ही है 216 होता है, तो 21.6 हो गया। अब -40 आपने पहले कम किया, फिर उसमें 21.6 आप आगे चले गए, तो इसका और इसका नेट जो अंतर होगा ये अभी कितना होगा, 18.4 का होगा। तो कैलकुलेशन के बहुत तरीके हैं, मेनी वेज पॉसिबल, दो तरीके। तीसरा तरीका आप अपना फॉर्मूला लगा लो, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, दैट विल ऑल्सो वर्क परफेक्टली, नॉट ए प्रॉब्लम। ये वैल्यू हो गई -4, यहाँ से आप निकालोगे 36 इंटू 4 आपका हो जाएगा, ये देगा आपको -14.4, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी -18.4। जो करना है कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, चले आगे बढ़े। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखिए जो लोग भी सेशन अटेंड करने आते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो, तो यहां फालतू की बकवास कहां से शुरू हो जाती है। दैट शोज कि आपका दिमाग पढ़ने में है ही नहीं है, राइट। आप बस हर जगह जाके एक ही काम करना जानते हो, गंदगी करना, है ना। कि कहीं भी जाओ, रोड पे जाके कूड़ा उठा के फेंक दिया, वही काम कर रहे हो आप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सेशन? सीख लो, कुछ भला हो जाएगा। और नहीं सीखना है अगर, तो घर जाके पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ समय की बहुत कीमत है, अपना घर जाके मेहनत करो ना अभी 19 के एग्जाम के लिए, ठीक है। पता है यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि यहाँ जब आप मुफ्त में करने लगते हो ना कुछ, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, है ना। एनीवेज, मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने आए, मैं आपके लिए आया हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ने नहीं भी आए उनको मैं सही बात बोल दूँ कि वो जाके घर पे कम से कम अपना पढ़ाई लिखाई करें। यहाँ कितना समय है आपके पास बर्बाद करने के लिए, ठीक है। पढ़ो, ये क्वेश्चन देखो, थ्राइस ऑफ कॉट स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव, थीटा आपका 0 से 60 डिग्री के बीच में है। तो आपको बताना है कि एक गिवन एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको बहुत साफ साफ दिख रही होगी कि सिंपल सी ये एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर फाइव को अगर आप एक साथ ले लो तो आपको मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर फाइव, 3 और 1 4 कॉस स्क्वायर फाइव। ये आपका हो गया सिंपली 3 कॉट स्क्वायर फाइव। कॉट क्या होता है, कॉस अपन साइन होता है। यहां से आप निकालोगे तो साइन स्क्वायर फाइव आपको दिखेगा, यहां से साइन स्क्वायर फाइव आया और ये आपका हो गया 3/4। हुआ या नहीं हुआ? साइन स्क्वायर फाइव आपका 3/4 आ गया। तो क्या आपको यहां पर दिख गया कि साइन फाइव आपका √3/2 के बराबर है? क्या आपको पता लग गया कि फाइव आपका 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं? ओके, क्लियर है नॉट? फाइव आपका 60 डिग्री आ गया, तो फाइव अगर 60 डिग्री आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लेना, मेरा अभी थोड़ा कंसंट्रेशन कहीं और चला गया, कमेंट पढ़ लिया गलती से मैंने आपका, ठीक है। तो 4 कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर फाइव, 4 3, तो यहां से आपका साइन स्क्वायर फाइव 3/4 हो गया, ये √3/2 बन गया, फाइव आपका 60 डिग्री। चलो रख दो उठा के, जो एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है आपसे। तो tan स्क्वायर फाइव आपका 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 3 हो जाता है। कोसेक स्क्वायर फाइव, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोसेक 60 क्या होता है, तो आपको पता ही है कि 2/√3 होता है। तो 2/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये 4/3 मिलेगा। अगर मैं साइन स्क्वायर फाइव की बात कर रहा हूं तो वो आपका 3/4 होता है। यहाँ आपका 12 हो गया, ये आपका 36 हो गया और यहाँ आपका 25 हो गया। दिस इज 61/12 विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर? सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑलराइट। तो देखो इस क्वेश्चन में हम, जैसे आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पर वैल्यूज रख के भी पता चल रहा था कि फाइव की वैल्यू क्या है, राइट? क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू देखो उन्होंने यूज की है 60 डिग्री, बट हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये क्लिक ना करे या मल्टीपल चेक्स करने पड़े। 45 तो सीधा दिख जाएगा कि नहीं है,
45 रखोगे आपको सीधा दिख रहा है कि नहीं है, बट देन यू नीड टू पुट 30 एंड 60 टू चेक। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, यू कैन डायरेक्टली मेक द इक्वेशन एंड सॉल्व 5 इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। ये देखो सवाल कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, वो फुल है एक लिक्विड से, और कह रहा है इस लिक्विड को फिल करना है, फिल टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल बॉटल ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और हेमिस्फेरिकल बाउल का जो इंटरनल डायमीटर है वो दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है 36, ये 36 दिया हुआ है। अब देखो अगर बाउल है और उसकी कोई थिकनेस है, तो इस थिकनेस में तो आप पानी भरते नहीं हो, कुछ भरोगे क्या, थिकनेस में थोड़ा ना कुछ होगा, जो भी होगा इंटरनली थिकनेस है वो तो ठीक है, अंदर का जो डायमीटर होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना वॉल्यूम इसमें अंदर आएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है आपको पता है 2/3, पाई लिखूंगा नहीं, पाई की जरूरत ही नहीं है, r3, पाई दोनों साइड से कटेगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं। और अगर मान लिया n नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स आपको लग रही हैं तो पाई नहीं लिखना है, मैंने बताया आपको कटेगा ही, r² इज 3² इंटू h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 है, यहाँ से n निकालना, n का मतलब n नंबर ऑफ बॉटल्स, एक बॉटल का वॉल्यूम अगर ऐसा लिखूंगा मैं n लगेंगे तो इसके बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये 3² है, 3² अगर यहाँ ले आओगे तो 3³ बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो n की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ सीधे 18³ अपॉन 3³ हो जाएगा 6³ अपॉन 6 वहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, कैसे भी सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है 36। ओके क्लियर है, फाइन, सो 36 इज द आंसर। प्रीलिम्स वाला सवाल, समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब, ओके, इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, क्लियर। तो आप ये चेक करो जरा कि क्या ये ऐसा है कि x³ नहीं करना चाहिए मुझे, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc लिखा हुआ है, ये वेरीफाई करना है बस आपको, क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा ये वैल्यू है 5x प्लस 1, दूसरी वैल्यू है आपकी x माइनस 3, तीसरी जो वैल्यू है उसमें 8 अंदर लेके जाओगे तो वो बनेगा ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4 का होल क्यूब, ऐसे बनेगा। तो ये आपका है a b c, इनका तीनों का प्रोडक्ट देखना क्या आ रहा है, इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4, और इंटू 3 करोगे तो 3abc बन गया, यस, यानी वही चीज लिखी हुई है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। अगर ये ऐसा होता है तो आपका a प्लस b प्लस c क्या होता है, 0 होता है। 0 करोगे तो 5x x 6 एंड 6 12x बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, 5x यहाँ से, x यहाँ से और 6x यहाँ से बना 12x, और साथ ही साथ देखो ये बना आपका +1 -3 -8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10/12, यही आई नहीं 12/10, 12/10 सॉरी 10/12 भी है, 10/12 है, दैट इज 5/6 विच इज ऑप्शन ए। ये भी सवाल सेम प्रीलिम्स वाला है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एवरेज जो 33 नंबर्स का है वो 74 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स इज 72.8 एंड दैट ऑफ द लास्ट 17 नंबर इज 77.2, और कह रहा है कि अगर 17th नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, करके देखते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, 33 नंबर्स का एवरेज अगर 74 मुझे दिया हुआ है और इसी में से बोल रहा है कि फर्स्ट 17 और लास्ट 17, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं नंबर्स को ऐसे लिखूं A1 A2, 17 नंबर क्या होगा A17, फिर A18 से लेके मैं जाऊंगा A33 तक। देखो ध्यान से, जब मैं फर्स्ट 17 और लास्ट 17 की बात करता हूं, इनका सम
1 एक्स्ट्रा आता है देन द टोटल नंबर्स, तो आप जो मिडिल नंबर होता है उसको 2 बार काउंट करते हो। मिडिल नंबर को क्या करते हो आप? 2 बार काउंट कर लेते हो। तो देखो यहां पर ध्यान से कि यहां पर आपको जो एक स्टोरी दी है कि इसका जो टोटल है अगर मैं निकालूं लेट से, तो इसका टोटल आपको पता है क्या मिलेगा? इसमें A1 से लेके A33 तक के सारे नंबर हैं, A17 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो आप कहोगे A1 से लेके A33 तक के सारे नंबर लो और A17 एक बार एक्स्ट्रा आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है क्वेश्चन में? ये आपको दी है, ध्यान से अगर देखो तो आपको दी है 17 इंटू 72.8। 17 नंबर्स का एवरेज 72.8 था, पहले 17, लास्ट 17 नंबर्स का एवरेज 77.2। इसका सम कितना है? 150। तो ये आपका है 17 इंटू 150। लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो इसका सम कितना है? 33 इंटू 74 प्लस A17। क्या यहां से आपका A17 निकल जाएगा? यस। और अगर मेरा A17 निकल गया तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि इसमें से अगर मैं A17 को भगा दूं, A17 को अगर मैं भगा दूं तो एवरेज कितना होगा? दैट इज हाउ यू सॉल्व इन द एग्जाम। ओके, क्लियर और नॉट? दैट इज व्हाट यू थिंक, राइट? व्हाट यू विल डू इन द एग्जाम। देखो ये तरीका बड़ा अच्छा है, यूजुअली लोग यही एग्जाम में लगाते हैं, बट दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड दैट यू शुड नॉट यूज। आप मेरा एवरेज का क्रैश कोर्स का वीडियो देखना, एवरेज का क्रैश कोर्स का वीडियो देखना, राइट? और उसमें मैंने आपको इसी क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ मेथड बताए थे, ठीक है? मैं वो समझाता हूं। यहां से निकल जाएगा, A17 निकाल लोगे, फिर आप कहोगे इसमें से अगर A17 को भगा देंगे तो एवरेज क्या होगा? यू कैन फाइंड इट आउट, दैट्स नॉट समथिंग चैलेंजिंग, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। पर देखो मैं जो आपको समझाऊंगा दैट विल बी वेरी लॉजिकल एंड ईजी, क्योंकि मैंने ये चीज करा रखी है पहले। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोग जरा क्विकली बताना कि मैंने आपके पास अगर 17 नंबर ऐसे लिखे A1 से लेके A17 तक, ये मैंने आपसे कहा ग्रुप 1 है, और A17 से लेके A33 तक, और ये मैंने कहा लेट से ग्रुप 2 है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो एवरेज है वो 72.8 है। तो ये एवरेज आपका हो गया 72.8, इसका एवरेज कितना है? 77.2। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मिक्स कर दूं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? यहां भी 17 एलिमेंट, यहां भी 17 एलिमेंट। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो इन दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या होगा? इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। अगर 10 लोग एक क्लास में, 10 लोग एक क्लास में, तो उनका अगर एवरेज निकालना है तो आप उन दोनों की एवरेज का एवरेज निकाल लो, बस सिंपल एवरेज। क्योंकि वेट रेशियो क्या है? 1:1, 17 एलिमेंट 17 एलिमेंट, इसका एवरेज आप निकालोगे तो 75 आएगा। अब जरा इस ग्रुप को ध्यान से देखो, जिसका एवरेज मैंने 75 लिखा अभी, ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप ऐसा है जिसमें A1 से लेके A33 तक सारे लोग एक एक बार हैं, प्लस A17 एक्स्ट्रा है। ये क्वेश्चन अब ऐसे कन्वर्ट हो गया कि 33 का एवरेज 74 दिया हुआ है, अगर एक A17 की एक्स्ट्रा एंट्री हो रही है तो एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है। आप मुझे बताओ कि A17 कितना है, कैसे निकालोगे? आप कहोगे अगर एवरेज 1 से बढ़ रहा है तो ये खुद का 75 तो लेके ही आ रहा है, इन सारे 33 लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा भी लेके आ रहा है। तो इसका मतलब A17 की वैल्यू आपकी 108 है। जाके देख लेना, यही सवाल मैंने कराया हुआ है, ऐसा ही सवाल कराया हुआ है क्रैश कोर्स में। ओके, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर और नॉट? कि दैट A17 जिसको आप कॉम्प्लेक्स तरीके से एग्जाम में करोगे, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 108 के बराबर है। अगर ये 108 है, अब आप इससे 108 भगाओ। आपने कहा कि 33 लोगों का एवरेज 74 है, तो 74 इनका एवरेज है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें से A74 भाग रहा है, A74 के पास इस एवरेज से कितना ज्यादा वैल्यू है, जरा बताओ। क्या ये 34 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है? यस। तो ये 34 का डेफिसिट ग्रुप में क्रिएट करेगा। 74 एवरेज था, पर ये 108 लेके जा रहा है, तो 34 लेके जा रहा है। 34 अगर लेके जा रहा है, 34 का डेफिसिट हुआ, डिवाइडेड बाई 32 लोग बाकी बचे। इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी या नहीं होगी? अगर इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो ये आंसर 72 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा? यस। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। क्लियर? देखिए, टीचर का काम होता है पढ़ाना, स्टूडेंट्स का काम होता है उसको अप्लाई करना। थोड़ा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। ये चीजें मैं करा चुका हूं, 1 साल पहले आप देखोगे ना तो इसी तरह से बताया है कुछ कि A17 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आपको पता लग गया ना कि उस 33 के ग्रुप में से अगर मुझे A17 को भगा देना है तो 108 लेके भग रहा है। अगर वो 108 लेके भग रहा है तो वो एवरेज 74 से कितना ज्यादा लेके जा रहा है? 34 का डेफिसिट हुआ।
32 लोगों में डिवाइड किया, दैट विल गेट 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करोगे इसमें से तो कितना मिलेगा, 72 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन था। देखो पेपर कैलकुलेटिव तब भी लगता है जब आप क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हो। ये पेपर कैलकुलेटिव, ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है अगर आप ऐसे करो वैसे करोगे तो, लेकिन ये लॉजिक कुछ नया नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। लगाओगे तो डेसिमल के एक प्लेस तक आसानी से निकाल लोगे, क्या ही दिक्कत है। देखो रहा है कि एक सॉलिड है, उसको कट किया गया है 3 क्यूबॉइड्स में ऑफ सेम वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 क्यूबॉइड्स सो फॉर्म। अरविंद आशीष को बोलाना जरा। ये सॉलिड कौन सा है दिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्यूब शब्द लिखा हुआ है। शायद ये मिसप्रिंटिंग हुई है कुछ, या टाइपिंग में गड़बड़ी है। यहाँ लिखा ना एक सॉलिड को काटा गया 3 क्यूबॉइड में सेम वॉल्यूम के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी 2 क्यूबॉइड सो फॉर्म। मेरे ख्याल से ये क्यूब होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार टीम से चेक करवा लेता हूँ कि यहाँ क्या है। किसी ने पेपर दिया था, आप बता सकते हो क्या यहाँ क्यूब था? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 53 में सॉलिड के आगे यहाँ कुछ दिया नहीं है, कौन सा सॉलिड है? मेरे ख्याल से क्यूब होना चाहिए। अब देख लो ये आंसर किसने निकाल लिया आधे अधूरे सवाल का? जादूगर आप लोग हो असली, है ना? क्यूब है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ था, देखो मैंने हिंदी को ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तो सही में सटीक लिखा हुआ था घन। सॉरी, हिंदी में देखा ही नहीं मैंने। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सॉलिड क्यूब है, ऐसे करके समझा रहा हूं इसलिए बना रहा हूं, ना जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बनाने की। इसको 3 बराबर टुकड़े करने। अच्छा, 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो आप जरा बताओ, एक कट में ऐसे लगाऊंगा या नहीं? एक कट कुछ ऐसा लगेगा, एक कट में कुछ ऐसा मार्क कर सकता हूं। अगर इस तरह का कट मैंने 2 लगा दिया तो क्या आपको 3 टुकड़े दिख जाएंगे? मान लो कि तीनों टुकड़े बराबर हैं, ठीक है। अब तीनों टुकड़े अगर बराबर हो गए, 3 क्यूबॉइड ऐसे निकले, ऐसे मैंने कट मारे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं जरा इनको थोड़ा सा विजुलाइज करो। क्या मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि अगर बीच से आप काट दोगे एक क्यूब को तो 2 नए सरफेस खुल जाते हैं? खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? देयर विल बी 2 न्यू सरफेस दैट विल बी ओपन। अब जरा ध्यान से देखो कि जब हमने इस कट को लगाया है तो किसी एक क्यूबॉइड को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 क्यूबॉइड सो फॉर्म, मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से मैं ये मान लेता हूं कि इस क्यूब में जो कोई भी सरफेस है उसका सरफेस एरिया 1 है। अगर क्यूब का सरफेस एरिया एक सरफेस का 1 है तो 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया टोटल सरफेस एरिया 6। अब एक क्यूबॉइड पकड़ के जरा ध्यान से देखो, एक जो क्यूबॉइड आपको मिलेगा वो कैसा दिखेगा? इस पोर्शन को आप ध्यान से देखो। एक तो आपको ये पूरा सरफेस दिखेगा, ये किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा। तो क्या ये 1 + 1 2 होगा? यस। ये आमने सामने 2 हो गया टोटल। ऊपर वाला सरफेस जरा ध्यान से देखो, अगर हमने क्यूब में 3 टुकड़े किए हैं तो ऊपर वाला सरफेस जो है 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा 1 है, 1/3 हो गया। अब ये इस तरह के कितने पोर्शंस हैं? ऊपर भी 1/3, नीचे भी 1/3, फ्रंट में 1/3, बैक में 1/3। तो ये तो पूरे के पूरे 2 रहेंगे, क्योंकि ऐसे कट मारा हमने, 1 + 1 हुआ। बाकी के जो 4 सरफेसेस हैं वो 1/3 हो जाएंगे। और साथ ही साथ 2 क्यूब लेने तो मैंने डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 6 रेशियो यहां पर क्या आ गया? 2 × 3 × 6 + 4 10/3 कितना हो गया? 9:10। कुछ भी a क्यूब और a/3 सब लिखने की जरूरत नहीं है सर। कई लोग तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाने लगते हैं, वो तब होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्या यहां पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स है? केवल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझाता हूं। मैंने आपको सिंपली ये बोला है कि मैंने आपको बोला कि एक क्यूब विजुअलाइज करो, उसको आप ऐसे पैरेलली काट दिया आपने। जब आपने काटा तो जो नया सरफेस खुला, जो नया सरफेस खुलेगा ना, ऐसे आपने काट दिया तो जो ये सरफेस था उतना ही बड़ा एक नया सरफेस खुल गया, 1 + 1 हो गया। अब देखो ऊपर वाला जो सरफेस है वो 1/3 हो गया, नीचे वाला सरफेस क्या है? 1/3 हो गया। ये जो सरफेस है अब बचा हुआ ये 1/3 है, ये 1/3 है। तो 4 जो सरफेसेस हैं वो 1 नहीं लेंगे, अब 1/3 लेंगे।
और ये 2 है, ये 1 1 लेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा 2 + 4 × 1/3, ये टोटल 6 सरफेस हो गए क्यूबॉइड के। और ऐसे 2 क्यूबॉइड लेने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, वैल्यू क्या हो गई 9:10, 9:10। ओके, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि साइन क्यूब 5 - 3 sin 5 + 2 = 1 है, जहां पर 5 आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो आपको बताना है cos 2π + sin 3π + cosec 2π। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में आपको सारा कुछ पता है, ठीक है। cos 2π आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, sin 3π भी पता है, cosec 2π भी लिख लेंगे, पर मैंने पहले यहाँ से कुछ फाई तो निकले। अब ऊपर जो इक्वेशन दी है वो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है कि अगर मैं sin phi को लेट से बोलता हूँ क्यूब में है, तो ये बनेगा x³ - 3x + 2 / 1 - x², ऐसा बन जाएगा। अगर मैं sin phi को x बोलता हूँ तो x³ - 3x + 2 बनेगा। सो इफ आई वांट टू फैक्टराइज दिस, तो x = 1 तो इसका एक फैक्टर बनेगा, sin³ phi अगर है ये x³ - 3x + 2 है, और ये आपका 1 - x² बनेगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक फैक्टर तो मैं बना सकता हूँ x = 1, क्योंकि x = 1 पे ये वैल्यू 0 हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक फैक्टर निकाल रहा हूँ x - 1, और यहाँ ब्रैकेट में देखता हूँ क्या क्या मिलेगा। अब मुझे देखो यहाँ पर मिलेगा x², तो ये बन गया x³ - x²। अब मुझे यहाँ x² का टर्म नहीं चाहिए, तो मुझे फिर से x लिखना पड़ेगा, क्योंकि -x² और x² अब कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे मिला क्या -x, अगर मुझे यहाँ से -x मिला और मुझे टोटल चाहिए -3x, तो मुझे एक -2 लिखना पड़ेगा। इसकी वजह से ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आप लिख सकते हो x - 1 × x + 1, एक माइनस मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो ये मिलेगा -1। यहाँ से मेरा x - 1 से तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी हो गई x² + x - 2 = -x - 1। सही है, अभी तक सबको सही कर रहा हूँ। x² + 2x + 2x - 1 = 0, ऐसा कुछ मिला आपको, ओके। क्योंकि यहां से अब आपकी जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। x की वैल्यू आपकी आ गई -b ± √b² - 4ac / 2, एंड दैट वैल्यू विल बी -1 ± 2√2 बनेगा, √2, और ऑप्शन में √2 का कोई टर्म ही नहीं है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन अभी तक करी है ना, इस कैलकुलेशन में हमें जो x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू हमारी आई 1 ± √2, और अगर 0 से 90 के बीच में लेंगे तो हम डेफिनेटली ये लेंगे -1 + √2, मान लिया, कंसीडर कर लिया हमने। अब ये वैल्यू अगर आप लेके चलोगे ना तो √3 का टर्म नहीं बनेगा, जबकि सारे ऑप्शन में √3 का टर्म दिया हुआ है, ठीक है। साइन की पावर 2 है, एक बार आशीष को बुलाइए जरा, माइट बी टाइपिंग मिस्टेक होगी फिर, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इससे तो हम लोग √2 का टर्म मिलेगा ही नहीं ना, सारे ऑप्शन में √3 लिखा हुआ है, तो या तो ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। और अगर यहाँ पर ये क्यूब है तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी फिर आपकी, क्योंकि साइन निकालने के बाद भी आपको sin 3π में ना उसका क्यूब करना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन गलत है। अच्छा यहाँ क्या है वैल्यू बताना जरा एक बार, एक मिनट बस वेट करिए, अभी हम मैच कर ले रहे हैं, है ना, 10 मिनट। ये टर्म बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर था एग्जाम में, शायद एक बार कंफर्म करो आपको, अगली स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट, ये स्क्वायर ही था, एक मिनट रुकिए, मैं इसको ना फिर से सॉल्व कराऊंगा आपको। देखिए सवाल गलत होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता लग जाता है कि सवाल गलत है हर बार,
क्योंकि ये एक्सप्रेशन था ना, तो मुझे नहीं मालूम कि वो सही है या गलत है। एक्सप्रेशन है तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट आगे जाके पता चला कि हाँ ये मामला गड़बड़ है, बट ये पेपर में सही था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, साइन फाई को x मान लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको करना होगा, तो आप लिखोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो आप। ये वैल्यू आपकी यहाँ माइनस 1 हो जाएगी, मैंने माइनस उधर ले लिया, ये कैंसिल हो गया। अब आपको देखिए क्या मिल गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ से आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। x अगर 1/2 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई या नहीं, क्लियर। अगर आप चाहते तो यू कुड हैव इवन चेक्ड कि मैं फाई की वैल्यू को, मैंने आपने देखा ही होगा एग्जाम में 30, 45, 60 की वैल्यूज होती हैं। सो इवन यू कैन गो अहेड एंड चेक ऑल्सो कि भाई मैं जरा साइन फाई की वैल्यू को 30 डिग्री लेके चलता हूं और देखता हूं कि क्या ये वन आता है। एनीवेज दिस इज द प्रोसेस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो एक्स की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे 1/2। मैं मान के चल रहा हूं कि आप वैल्यू शुरू में नहीं रख रहे हो टू वेरीफाई व्हाट इज फाई। अदरवाइज यू कैन चेक ऑल्सो दैट इफ इट इज मैचिंग और नॉट इनिशियली, तो आपको वैल्यू डायरेक्ट भी मिल सकती है। अब देखिए जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल गई कि ये 30 डिग्री है फाई, साइन फाई इज 1/2 30 डिग्री, फिर आपका क्या है, ये cos 60 डिग्री बना। cos 60 डिग्री तो आपका होता है 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया। साइन 90 क्या होगा 1, प्लस आपका कोसेक क्या बनेगा आपका 60, कोसेक 60 आपका होता है 2/√3, होगा या नहीं होगा, यस। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको 2√3 लेना है यहाँ पर, लेट्स से, अच्छा यहाँ पर √3 न्यूमरेटर में ही दिया हुआ है, तो मैं इस √3 को ऊपर ले जाऊंगा और नीचे में 3 बना दूंगा। अब आपका एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम होने से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4√3, तो ये आपका बन गया 9 प्लस 4√3 अपॉन 6। कहीं है सी ऑप्शन, यस, ओके। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है कि नहीं। सो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू डू लाइक दिस, ठीक है, अगर हम सही से करें तो। ये कुछ लोग आके यहां पर खुद को फेक बता रहे हैं, कौन है भाई ये। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, एक लोन है, हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो आपको बताना है कंपाउंडेड एनुअली है, टोटल इंटरेस्ट पेड क्या होगा। इंस्टॉलमेंट का मैंने एक पूरा क्लास लिया था यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है, क्रैश कोर्स में, उसमें मैंने इंस्टॉलमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्लियर और नॉट। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको इंस्टॉलमेंट में दिक्कत कभी नहीं आएगी, ओके। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियो देखा हुआ है, अदरवाइज क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने में जमाने लग जाते हैं फिर, ठीक है। तो देखो मैं आपसे सिंपल सा क्या बोल रहा हूं कि आपने टोटल कितना अमाउंट पे किया है, 44,100 के अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, आप बताओ मुझे आपने कितना पे किया टोटल अमाउंट। आपने 88,200 एक्चुअल में पे किया, राइट। अब मुझे ये निकालना है कि कितना अमाउंट लोन लिया गया था। अगर वो निकाल लूं तो दोनों के अंतर से क्या मिलेगा, दोनों के अंतर से मुझे इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, कितना मैंने एक्चुअल में पे किया और कितना मैंने लिया था, उसका अंतर इंटरेस्ट देगा या नहीं, यस। तो अब देखो क्या है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे आपने कितना पेमेंट किया, 44,100। सेकेंड ईयर के एंड में आपने कितना पेमेंट किया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑल्सो 44,100। जब ये लोन लिया गया होगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो इन दोनों का मैं मनी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूंगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 44,100 डिवाइडेड बाई 1.05, क्योंकि इसको 5% बढ़ाने पे ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये निकालना बहुत आसान है। देखो आपको ये निकालना है कि कौन सी वैल्यू 5% इंक्रीज होने पे ये देती है। अगर आपको ये भी रूल पता है तो ये आपका +1/20 है, तो -1/21 आपको इस दिशा में करना पड़ेगा। 1/21 ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू 21 टाइम्स आप इसमें 2100 माइनस करोगे और ये वैल्यू आपको दे देगा 42,000। तो ये वैल्यू आपको आ गई कि इस वैल्यू के इक्विवेलेंट अगर हम यहां वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये होगी 42,000, राइट। देन आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, ये होगा आपका 441
00 अपॉन 1.05 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कौन सी वैल्यू 2 बार 5% बढ़ाने से 44100 हो जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे अभी कैलकुलेट किया है कि यहां पर ये तो होता है 42,000। अब आपको ये भी पता लग गया कि ये हो गया 40,000 को 5% से बढ़ाओगे तो 42,000 होता है। तो इस मनी का इक्विवेलेंट यहां अगर लिखना है तो ये हो जाता है आपका 40,000। अब इन दोनों का सम जरा निकाल लो, तो ये अमाउंट आपने लोन लिया, फिर 82,000 का आपने लोन लिया, 88,200 आपने पे किया, तो 6,200। क्लियर? सही है, 6,200 सही है। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? दैट्स द आंसर कि दिस इज द, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया हम उसको यूज करके निकाल रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे देन वी विल गेट टू नो कि कितना अमाउंट लिया गया था। ठीक है, अब देखिए जिनके भी पसीने इस सवाल को देख के छूटे एग्जाम में, आप प्लीज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखना 1 साल पहले का। इंस्टॉलमेंट की एक पूरी क्लास है यार, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, करिए। रेशियो से भी लगा सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दैट एज वेल, आप उससे भी लगा सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक सम x है उसको ABC में डिवाइड किया गया इस तरीके से कि A और B का रेशियो आपको दिया है 6:7 और B और C का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है 3:2। A और C का डिफरेंस 540 दिया है, तो x की वैल्यू बतानी है, टोटल अमाउंट बताना है। आप पहले इसको कंबाइन करो। ABC को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको पता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 7 से करोगे, 7 से करोगे तो ये 14 बनेगा, 3 से करोगे तो 18 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ये रेशियो मिल गया आपको। ये रेशियो मिलने के बाद A और C का अंतर कितना हो गया 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स आपको दिया 540 के बराबर। 4 पार्ट 540 के बराबर है, और पूछ क्या रहा है टोटल x कितना है। टोटल x से कितने पार्ट्स हो जा रहे हैं यहाँ से निकालो। ओके, तो आप कहोगे टोटल 53 पार्ट्स हैं, है ना। देखो ना 39 और 14 53, सो 53 पार्ट इंटू क्या हो जाएगा आपका 540/4। इससे आप डिवाइड कर लो जरा। क्लियर? सो दैट इज वेरी सिंपल, कैलकुलेशन ही करना है और कुछ भी अब नया नहीं है। 130 टाइम्स आपका क्या होगा 135 हो जाएगा ये फिर। ठीक है, 135 इंटू 53 आपको करना है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। 135 इंटू 5 आपको करना है। तो देखो अगर ये वैल्यू की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका, अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6750 आ जाएगा। ठीक है, 135 इंटू 50 क्या होगा 6750, फिर 135 इंटू 3 आप करोगे तो आपको मिलेगा 405। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 7155। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आप भी बेहतर करो, मैं थोड़ा क्विकली मल्टीप्लाई कर पाता हूँ, आप भी अगर करोगे तो अच्छे से समझोगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, PQ और PR जो है ट्राइंगल PQR के, उनको प्रोड्यूस किया गया है S और T पॉइंट पे। बाइसेक्टर SQR और TRQ के आपने निकाले हैं। PQR बना लेते हैं एक बार, तो ये आपका है PQR, राइट। इसमें PQ और PR को आपने प्रोड्यूस किया है, और S और T पे, और ये इसके जो बाइसेक्टर हैं ये U पे मिलते हैं। तो वही सवाल है, क्या पूछा है आपसे, इसका मेजर पूछा है, ये आपको दिया है, ये कितना दिया है 79। तो देखो 79 आपको दिया, तो आपको पता लगा P/2 आपका 11 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 माइनस P/2 होगा। P कितना हो गया आपका 22 डिग्री। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, नथिंग कॉम्प्लेक्स, कई बार रिपीट हो चुका है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, आसान सवाल है, जितना भयानक दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसा ही सवाल हमने किया हुआ है पेपर 1 में भी। देखो ये इसका सम 90 है या नहीं है। जब भी ऐसा होता है कि साइन का एंगल और कॉस का एंगल का सम 90 होता है तो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 0। और देखो यहां पर tan स्क्वायर 70 और कोसेक स्क्वायर 20 इज नथिंग बट सेक स्क्वायर 70। tan स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70 अगर आप लिखते हो तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज -1। नीचे देखो आप साइन 25 और ये भी साइन 25 ही है, क्योंकि इसका सम क्या है 90, तो ये साइन स्क्वायर 25 बनाएगा, ये कॉस स्क्वायर 25 बनाएगा, ये हो गया 1। सो -1/1 विल बी इक्वल टू -1। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। और ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने पहले पेपर में भी दिया था, सिमिलर क्वेश्चन। ये सवाल देखो, कह रहा है एक एलॉय ए है, उसमें कॉपर और जिंक किस रेशियो में है। सो ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया जिंक,
इसका रेशियो है आपका 4:3, और एक एलॉय बी है आपका, उसमें कॉपर और जिंक आपके किस रेशियो में है, 5:2। ऑलराइट, दीज आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड। ए और बी को कह रहा है टेकन किया गया, लिया गया है किस रेशियो में, 5:6 में, मतलब इसका आप 5 पार्ट ले रहे हो और इसका आप 6 पार्ट ले रहे हो, और आपसे कह रहा है कि इसको मेल्ट करके आपने नया एलॉय बनाया है, तो आपको बताना है कि जो जिंक का परसेंटेज है नए एलॉय में वो किसके क्लोजेस्ट है। क्लियर। आप एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ जिंक का कितना पार्ट है, 3/7, 3 आउट ऑफ 7, यहाँ आपका कितना है, 2 आउट ऑफ 7, ये आपका जिंक का पार्ट्स है। आप यहाँ पर कुछ मत करो, वेटेड एवरेज लगा दो कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें जिंक बाई टोटल क्या होगा, वो होगा 5 × 3/7 दैट इज 15/7 प्लस 6 × 2/7 दैट इज 12/7 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट दैट इज 11। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 27/77। तो 27 प्लस 77 आपका कितना हो गया, 104। तो जिंक का जो परसेंटेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, देख लेना मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी हो, क्योंकि ऐसा अगर है तो आंसर ही नहीं आएगा। वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक, 4:3 कॉपर एंड जिंक, 5:2, so 2/7, 3/7, nothing wrong, 5:6 fine, 6 3s are 5 3s are 15/7, 6 2s are 12/7 divided by 5 and 6 11 part 77. Okay, sorry, this is already total ना, this is already total. So 27/77 का आपको निकालना है कि व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू, राइट। क्या परसेंटेज वैल्यू आएगी जरा बताओ, कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज, 3 ऑप्शन जो है वो करीब है, 54 तो गलत हो गया। 54 इसलिए गलत हो गया क्योंकि न्यूमरेटर जो है ना, डेफिनेटली इट इज मच लेसर। 77 का हाफ पता है आपको कितना होता है, अगर इसका हाफ निकालोगे ना आप, तो ये आपका कितना आएगा बताओ ना, 38.5 आएगा, ये उससे काफी कम है। तो ये 50% से कम आने वाला है, तो ये तो नहीं होगा। अब जो ऑप्शन है आप ध्यान से देखो इसको, यही इंटेलिजेंट आपको अब दिखाना है एग्जाम में। जो 3 ऑप्शन अब बाकी बचे हैं, इसमें 35 इनको क्लियरली डिवाइड कर रहा है, या तो 35 है, या 35 से ज्यादा है, या 35 से कम है। तो हमारा फोकस अब होगा हम 35% निकालें पहले। इसका 35% आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे मेरे पास 77 है और लेट्स से मुझे इसका 35% निकालना है। हाउ यू कैन गो, आप कहोगे पहले मैं निकालूंगा इसका 30%, लेट्स से आपके दिमाग में ये है, या आप ऐसा करो 35 × 7 निकाल लो, ये भी आसानी से निकल जाएगा। 35 × 7 अगर आप निकालते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 245, राइट। मैं 35% ऑफ 70 निकाल रहा हूं, कुछ ऐसा समझ लो आप, राइट। तो 210 + 35 ये बन गया। फिर जो अगली वैल्यू आएगी आपकी, अगली वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.45। जैसे ही आपने ये लिखा, ये सम टोटल कितना हो गया आपका, 26.95 हो गया या नहीं हो गया। तो जो मैंने 35% निकाला वो 26.95 ही आया, यानी 27 से कम आया। यानी 35% ही अगर 35 से कम, सॉरी 35% ही 27 से कम है, तो 27 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे थोड़ा और चाहिए, टेल मी प्लीज रेस्पॉन्ड। अच्छा सॉरी, मैंने इसमें गलत किया क्या, कुछ सब तो सही लिखा हुआ है। 77 का मैं 35% निकाल रहा हूं अब, तो मैं कह रहा हूं कि 7 × 35 पहले मैंने निकाला, राइट। तो दैट आई गॉट 24.5, 2.45, 26.95। तो इसका मतलब मुझे 35 से ज्यादा चाहिए, राइट और रॉन्ग, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन दैट आई हैव डन। उससे ज्यादा एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है, वो सही होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर। बट द क्वेश्चन इज कि एक्चुअली ये आंसर है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से अब मेरे पास केवल 0.05 है, और 0.05 आपका 1% नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज मोर देन 35 बट वेरी क्लोजर टू 35। समझ रहे हो कि नहीं। तो एक्चुअल में अगर मुझे अप्रॉक्सीमेट आंसर लगाना होगा तो आंसर विल बी 35 इटसेल्फ, या तो मैंने कोई मिस्टेक करी होगी जो मुझे दिख नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं। और अगर मैं 35 से मोर बोल रहा हूं तो 35 से मोर बहुत थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। 0.05 आप बताओ 77 का कितना परसेंटेज है, क्लियर। मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम करी है, बताओ जरा कहां गड़बड़ी है। 35 × 7 में गड़बड़ी है, कहां गड़बड़ी बताओ। बी होगा। तो देखो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। मैं आगे बढ़ के इसको जल्दी सही करता हूं। देखिए मैंने आपको वही बोला कि ये वैल्यू 35% के बहुत क्लोज आ रही है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से।
ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा आनी चाहिए, राइट, गेटिंग माई पॉइंट नॉट। अगर बी होगा तो ये जो वैल्यू मेरी आई है ये मुझे 27 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, दैट शुड बी मोर देन 27, क्लियर और नॉट, ओके। तो आप चेक कर लेना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है जो कि मुझे दिख नहीं रही है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे 35, यस, तो यू चेक आउट द कैलकुलेशन पार्ट, है ना। अदरवाइज देखिए मैंने फिर से बोला आपको कि आंसर जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है दैट इज वेरी क्लोजर टू 35, राइट। सो अब मैं इस कैलकुलेशन में दोबारा नहीं जा रहा हूं, मैंने 2 बार चेक कर लिया, मुझे दिख नहीं रहा है, मे बी मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आप कैलकुलेशन देख लेना, प्रोसेस इज बिल्कुल करेक्ट। देखो अगर ये वैल्यू, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वैल्यू मेरी 27 से ज्यादा आई होती तब तो आंसर डेफिनेटली यही होता, उससे कम लेना है मुझे। अगर उससे ज्यादा कम आई है तो डेफिनेटली उससे ज्यादा है, बट 35 के बहुत करीब है, तो यहां पर जो आंसर है मेरे हिसाब से दैट इज 35 बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। 35 इज द आंसर दैट आई विल मार्क इन द एग्जाम, नॉट 36.8 बिकॉज दैट इज वेरी फार अवे, ओके। ये सवाल देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 19% and Sunita intend to spend only an additional 12% on petrol. Price into consumption is equal to expenditure. तो ये आपसे कह रहा है कि प्राइस जो है 19% से बढ़ गई है, कंजम्पशन में इंक्रीज करना है आपका 12% का, ये आपका 12% का इंक्रीज करना है, केवल आपको बताना क्या है कि कितने से ये रिड्यूस होना चाहिए। आप मान लो 100 टोटल है, एक वैल्यू 19% से आप बढ़ा रहे हो तो ये 119 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू आपको रखनी है 112, फाइनल वैल्यू आपको क्या रखनी है 112, 12% इंक्रीज करना है। ये चेंज कितना होना चाहिए, आप कहोगे -7/119, -7/119 जरा निकालो, इसको जरा 120 एज्यूम कर लो आप, लगभग आपको दिखेगा ना 6 टाइम्स लगभग जाओगे, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6। तो देखिए कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देखो, कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। In this particular question, it looks very calculative because percentage is 12 and 19, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया। It's very complex because it is not standard value, but what we are calculating that you check, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ 100 है, इसको 19% से, क्योंकि ये मॉडल जो होता है ये सक्सेसिव का होता है, तो मैंने आपसे कहा ये 100 है तो 19 से बढ़ाओगे तो 119 मिलेगा। अब फाइनल वैल्यू 112 होनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% ही बढ़ना है। आई हैव टू जस्ट लुक एट कि 7 का डिक्रीज है 119 के ऊपर और नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, तो कैलकुलेशन है ही नहीं है। आप कहोगे ये अगर 120 लगभग होता तो 6 टाइम्स लगभग होता, दैट्स द आंसर, क्लियर। तो देखिए अगेन क्वेश्चन में कोई भी डेटा दिया हो, इट डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू विल कैलकुलेट, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कई लोग क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस निकाल के ही पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे, ठीक है, तो पेपर कैलकुलेटिव लगेगा। So first you learn how much to calculate in a particular question. क्वेश्चन को पढ़ के उनका जल्दी आइडिया लगाना भी इंपॉर्टेंट है कि so that we actually understand कि what question needs. That's very very important. Clear? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो आज भी देखिए 30 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कल करा दूंगा 40, पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल रिजर्व डे था तो क्लास एक्चुअल में नहीं होनी थी, बट मैं ले लूंगा और कल आपका ये पेपर मैं खत्म करूंगा पूरा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा है। बाकी कुछ लोग आ रहे हैं क्लास में चार्ट में डिस्टर्ब करने के लिए, उनको मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवॉइड करूं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है। उनका एक ही मकसद है कि मुझे डिस्टर्ब करें ताकि आप लोगों को सीखने को ना मिले, ठीक है। पर ना तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ना आप होना, ठीक है। ऐसे लोगों को समय ही सिखाएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए था, है ना। चलिए अच्छे से मेहनत करिए, कल मिलेंगे। अच्छा, एक रजत का कोई क्वेरी है, मैं ले लेता हूँ। If by putting a value equation gives equal to 1 and option gives not defined, so can't we say that this option is not answer or it may be the answer? Please explain. रजत देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे अगर आंसर 1 आ रहा है और कोई ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो आइडियली वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दैट्स बिल्कुल वैलिड है। मैंने कई क्वेश्चन ऐसे कराए भी हैं, बट यहां पर क्या होता है, मैं आपको अगर अभी ये सब चीज़ें समझाने लगूंगा ना तो थोड़ा सा क्या होगा कि कई बार उसमें कुछ नए नए केसेस बन जाते हैं, राइट। सो जब आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग कि वो क्वेश्चन उस वैल्यू के लिए डिफाइन किया गया है नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू हैव क्लैरिटी, इवन यू कैन यूज अनडिफाइंड ऑप्शंस एंड मार्क द आंसर। आई डिड इट इन 2017 पेपर, इफ यू रिमेंबर। मैंने एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल थे, वहां पर मैंने आपको बताया कि this relation will be correct because this at this value
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, सो ऑप्शन मस्ट ऑल्सो बी अनडिफाइंड, समथिंग लाइक दैट। बट उसके लिए क्या है कि क्वेश्चन बेसिस पे आपको जज करना पड़ेगा। तो मैं उसका भी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उससे कॉम्प्लेक्सिटी कई बार जिनको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट दैट इज ए वैलिड मेथड। आप उसको टेस्ट करो, तरह तरह के क्वेश्चन में आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आप जो सोच रहे हो उसमें कहाँ केयरफुल रहना है और कहाँ नहीं। ओके, क्लियर? जिन्हें इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स शुरू हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, टीम से इंक्वायर कर लो आप, है ना। बाकी थैंक यू आप सभी को सेशन में जुड़ने के लिए। सी यू टुमारो एट व्हाट टाइम, 10:30। थैंक यू सो मच, बाय बाय।